ओके, सो प्यारे बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं बायोमोलिक्यूल्स के बारे में। देखो, बायोमोलिक्यूल्स के बारे में लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक्चुअली डीएनए वगैरह के बारे में थोड़े से प्रॉब्लम सॉल्व किए थे, है ना। सर और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स तक हो गया हाँ, था। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा था, है ना। यस सर। तो ये कुछ मैंने, ये सारे एनसीईआरटी में आप जैसे, देखो मैं आपको बहुत सिंपल बात बताता हूँ। अगर आपके पास एनसीईआरटी नहीं भी होगी तो ये वाला चैप्टर आप लोग सिर्फ बायोमोलिक्यूल्स क्लास 11 डालोगे तो आपको उसको पीडीएफ मिल जाता है, सॉफ्ट कॉपी। ठीक है, एनसीईआरटी की। यस, ठीक है। तो जो कुछ भी मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ ना, वो सब कुछ एनसीईआरटी में है। आपको समझ में आया मैंने क्या कहा? यस सर। यस। तो जो कुछ भी मैं शो कर रहा हूँ यहाँ पे, एवरीथिंग, एवरी स्लाइड इज एक्चुअली मेड फ्रॉम द, अब जो है मेरा एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा उसमें है, बाकी एवरीथिंग व्हाट इज रिटन इन द स्लाइड्स इज एक्चुअली प्रेजेंट इन द एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। क्लियर? सो हमारा पर्पज ही है कि हम लोग जब थोड़ी देर बाद में क्वेश्चंस डिस्कस करें तो ये बायोमोलिक्यूल चैप्टर जो है हमारा बेसिक है, इसके इर्द गिर्द सारी चीजें घूमते रहेंगे। ठीक है। सो नाउ देखो, यहाँ पे हम लोगों ने देखो सेकेंडरी मेटाबोलाइट के बारे में बात की थी। ठीक है। अब जो पिगमेंट्स होते हैं, कैरोटिनॉइड, एंथोसाइनिन, ठीक है, या मॉर्फिन, कोडेन वगैरह, तो आप लोगों ने कभी सुना भी होगा उसके बारे में। मॉर्फिन यार नार्कोटिक्स होते हैं, है ना। कोडेन, इवन लोग खांसी के लिए बेटा कोडेन जो है, कफ सिरप जो होता है ना, उसमें भी यस कोडेन को यूज करते हैं। हैव यू हर्ड अबाउट दिस और नॉट? टर्पेनॉइड्स तो देखो यार बहुत सारे डिफरेंट, इवन आप देखो रबर है ना, रबर, रबर एक्चुअली पॉलीटर्पेन्स होते हैं, पॉलीटर्पेन्स। ठीक है, यूज इरेजर आपके पास में होगा। ठीक है, रबर आप जानते होंगे, टायर जैसे बनाए जाते हैं। तो रबर एक्चुअली पॉलीटर्पीन्स होते हैं। तो टर्पेनॉइड्स बहुत अलग अलग प्रकार के हैं, मोनोटर्पेन्स, डायटर्पेन्स। तो ये भी केमिकल कंपोनेंट है। देखो हम लोग अगर समझे, जैसे कि पाइनस, एवरग्रीन प्लांट होता है, नीडल लाइक लीफ जिसके होते हैं, पाइनस नाम का प्लांट है। पाइनस से बेटा आपको टर्पेनॉइड्स मिलते हैं। ठीक। सो लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर। अगेन देखो यहाँ पे एक और है, जैसे कि इसेंशियल ऑयल्स। लेमन ग्रास ऑयल इज एन इसेंशियल ऑयल। तो इसेंशियल ऑयल बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये दो चीजें हैं बेटा, एक है एब्रिन, है ना, एब्रिन। अब देखो एनसीईआरटी सिर्फ इसके बारे में मेंशन करती है, नाम लिख के रह जाती है बस, है ना। तो ये देखो, ये प्लांट के टॉक्सिन्स है, प्लांट से मिलते हैं, है ना, प्लांट टॉक्सिन्स होते हैं। दोनों ही एब्रीन और लाइसिन, ये दोनों ही प्लांट के टॉक्सिन्स है। ठीक है। और सीड्स होते हैं, एब्रस वगैरह जो प्लांट होता है, ठीक है, उनसे ये पाया जाता है। इवन आप गूगल सर्च करोगे तो बहुत सारे एप्लीकेशन इसके आप लोगों को मिलेंगे। आपने कैस्टर के नाम बारे में जरूर सुना होगा। ठीक है, कैस्टर ऑयल जिसको हम लोग कहते हैं, कैस्टर ऑयल। यस, कैस्टर पता है ना, यस है ना। तो कैस्टर जो होता है उससे बेटा ये मिलता है। एंड सी यहाँ पे ये टॉक्सिक कंपोनेंट है यार, है ना। हम लोग, ये हमें समझ में आना चाहिए कि अगर ये हमने कंज्यूम कर लिया टॉक्सिन्स तो बेटा हमारी डेथ हो सकती है। ये बात को थोड़ा ध्यान से समझ लो। अगर ज्यादा क्वांटिटी में लिया गया तो, ठीक है, हमारी डेथ नहीं होगी बट सेल की डेथ हो जाती है। सेल्स कैन बी किल्ड बाय दिस एब्रीन एज वेल एज इवन अगर आप देखो जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट टॉक्सिन्स, उनको अगर बहुत कम क्वांटिटी में यूज किया जाए, फॉर एग्जांपल हम होम्योपैथिक ट्रीटमेंट्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है, तो टॉक्सिक सब्सटेंसेस डेफिनेटली बहुत ज्यादा क्वांटिटी में कंज्यूम किए जाए तो दे आर हार्मफुल। ठीक है, बट दिस टाइप ऑफ द केमिकल्स इफ दे आर टेकन इन वेरी वेरी इनफाइनटेसिमली स्मॉल अमाउंट, है ना, वो आती है स्मॉल स्मॉल टैबलेट्स आती है, छोटी छोटी, होम्योपैथिक की आपने देखी होंगी, है ना। अभी आर्सेनिक जैसी चीजें हैं, ये केमिकल कंपोनेंट है। ठीक है, सो दैट इज वेरी सिंपली यू हैव टू अंडरस्टैंड, पक्का। और एक चीज मैं करूंगा आपके ग्रुप में, डेफिनेटली मैं एनसीईआरटी बेस्ड जो क्वेश्चंस है इसके, ये बायोमोलिक्यूल्स के ना, आज ही के क्लास के बाद में भेजूंगा। मैं आज या कल आपको मिलेंगे आपके ग्रुप में, ठीक है। तो जो भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस है वो आप सॉल्व कर पाओ, पक्का।
ओके, सो दैट इज वेरी गुड थिंग शुड बी डन। सो आगे चलते हैं। ये प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस को ब्लॉक करते हैं, ये पॉइंट आप लोग लिख सकते हो, एब्रीन और राइसिन। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। प्रोटीन जो सिंथेसिस होता है सेल में, ठीक है, उस प्रोसेस को बेटा ये ब्लॉक करते हैं, है ना। तो ये बिल्कुल याद रखने वाला पॉइंट है जो हम लोग समझ सकते हैं, ठीक है। नाउ अगेन चलते हैं, यहाँ पे लेक्टिन हमको मिलते हैं, ठीक है। अभी देखो लेक्टिन जो है यहाँ पे, जिसका नाम है, आपके पास अगर बुक है या अगर कोई भी पॉइंट है वहां पे आप लोग लिख सकते हो कि कोंकोना वैलिन ये जो चीज होती है, ठीक है, ये मिलता है आपको जैक बीन से, मतलब लेग्यूमिनस प्लांट जो होते हैं उनसे बेटा आपको ये मिलेगा। राजमा वगैरह जो आप लोग खाओगे तो उससे भी आपको लेक्टिन्स मिलते हैं, ठीक है। सो ये ग्लाइकोप्रोटीनियाशियस कंपोनेंट्स होते हैं, दैट्स इट, वेरी सिंपल। अच्छा, क्या यूज है भाई, किसी को पता है व्हाट इज द यूज ऑफ द कोंकोना वैलिन ए? कोंकोना वैलिन ए, इसका क्या यूज हो सकता है? पता नहीं। देखो हम लोग ये बात याद रखें कि हमारी जो इम्यून सिस्टम होती है, इम्यून बॉडी, ठीक है, इम्यून सिस्टम, रोग प्रतिकार शक्ति, ठीक है, इसको बढ़ाने के लिए इसका यूज किया जा सकता है, क्योंकि ये हमारे इम्यून सिस्टम को रेगुलेट कर सकता है। मैं आपको एक बात, सिंपल बात बता सकता हूँ, जैसे कि कोई पर्सन है और किसी पर्सन ने किडनी ट्रांसप्लांट करा लिया है, ठीक है। तो ये जो किडनी ट्रांसप्लांट होगा, तो देखो किसी दूसरे इंसान की अगर आप किडनी किसी दूसरे इंसान में ट्रांसफर की जाएगी, तो डेफिनेटली बेटा मुद्दा ये होता है कि वो क्या करेगा, हमारे टी सेल्स, हमारे इम्यून सेल्स बेटा एक्सेप्ट नहीं करते दूसरे किसी ऑर्गन को, किसी दूसरे के, है ना, बॉडी ऑर्गन्स को हमारे बॉडी ऑर्गन्स एक्सेप्ट नहीं करते। तो बेटा हमारी ही सेल्स उस किडनी को, उसके सेल्स को मारने की कोशिश करेंगे, उसको भगाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अरे अपने गांव में कोई, है ना, दूसरे गांव से इंसान आ गया, बताओ, ठीक है, इसको भगाओ, ये चीज होती है। तो हमारे सेल्स बड़े ही बेटा सेंसिटिव है ना अपने। ऐसा जरूरी नहीं कि वो ह्यूमन बींग है तो ह्यूमन बींग का है तो ऑर्गन एक्सेप्ट कर लिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, ठीक है। ब्लड ग्रुप्स वेरी करते, वो एक एग्जांपल आपको पता है। बट बेटा सेल टू सेल कम्युनिकेशन होता है, एक सेल दूसरे सेल से बातें करता है, एक सेल दूसरे सेल को पहचानता है, ठीक है। देखो हमारे WBCs को प्रॉपर ट्रेनिंग मिलती है भैया, ये बात समझो। बोन मैरोज में एज वेल एज हमारे पास एक ग्लैंड है थाइमस, उसमें प्रॉपर ट्रेनिंग मिलती है, उसको समझाया जाता है, देख ये अपने सेल है, अपने सेल्स के मेम्ब्रेन के ऊपर ये प्रोटीन पाए जाते हैं, ठीक है। दूसरे का किसी का सेल आएगा, किसी भी दूसरे फॉरेन बॉडी से, फंगस से, बैक्टीरिया से, कुछ भी आएगा तो पहचान। ऐसे अलग केमिकल जिस पे भी दिखेंगे उसको मारने का है बस, ठीक है, उसको खा जाने का है, उसको कील करने का है। ये जो होती है ना, तो ये टी सेल का जो स्टिमुलेशन होता है ना, और एंटीजीन जो प्रोवाइड किए जाते हैं, इसमें बेटा, है ना, इनका जो रोल है वो हमें देखने को मिलता है कोंकोना वैलिन, ठीक है। तो दैट इज वेरी सिंपल, यू हैव टू अंडरस्टैंड, यस, ठीक है। तो इम्यूनो रेगुलेशन, इम्यूनो मतलब रोग प्रतिकार शक्ति, इम्यून सिस्टम, इम्यूनो रेगुलेशन में लेक्टिन्स का यूज होता है, करेक्ट। यस एवरीवन, क्लियर? यस ठीक है, ओके। सर तो आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ड्रग्स है यार बहुत सारे प्रकार के, बोलो। सर जो एब्रेन और रेसिन है वो हाँ, ह्यूमन के सेल्स के लिए ये सर इतना हार्मफुल क्यों होता है? अरे यार देखो मैंने एक बहुत सिंपल पॉइंट अभी बोला था, ठीक है। अब ये देखो, ये जो है सेकेंडरी मेटाबोलाइट हम लोग क्यों यूज करते हैं, हम लोग अपने बॉडी में रेगुलेशन करना चाहते हैं। जैसे कैंसर सेल है यार, कैंसर सेल्स इतनी तेजी से ग्रो होते हैं ना, उनको कील करना चाहते हैं, तो हम टारगेटेड टॉक्सिन्स बनाते हैं, मेडिसिन बनाते हैं, ठीक है। नाउ अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन। तुम्हारा क्वेश्चन है, देखो हमारा कोई भी सेल विदाउट प्रोटीन से सरवाइव नहीं कर सकता, इट नीड्स प्रोटीन। अब ये जो केमिकल्स है एब्रीन और राइसिन, ये टॉक्सिक है,
और ये सब्सटेंसेस प्रोटीन के सिंथेसिस के कहीं ना कहीं स्टेप्स होते हैं, प्रोसेसेस होते हैं, ठीक है, वहां जाकर के ब्लॉक करते हैं, ठीक है। एंड सो दैट ये यस जो है बेटा, हाँ, तो ये ब्लॉकेज जो होता है ना, ठीक है, ये ब्लॉकेज जो होता है डेफिनेटली तो सर बेटा, वो है सेल्स ना, को ब्लॉक करता है क्या? सेल्स के प्रोटीन सिंथेसिस को ब्लॉक करेगा, ठीक है। ओके सर, यस सर, समझ गया। ओके, ओके, एनीवे, तो याद रखो, जैसे कि ये भी है ना, ये देखो आप, विनब्लास्टिन है ना, विनब्लास्टिन भी कैंसर के अगेंस्ट यूज किया जाता है। एब्रिन राइसिन जो है ये भी बेटा कैंसर सेल्स के अगेंस्ट यूज किए जाते हैं। कोंकोना वैलिन जो है हमारे इम्यून सिस्टम को रेगुलेट करने के लिए, उसको स्टिम्युलेट करने के लिए, अगर ज्यादा रिएक्टिविटी कर रही तो उसको दबाने के लिए, ठीक है, कोंकोना वैलिन को यूज किया जाता है। यस, कुरकुमिन ये एंटीसेप्टिक है बेटा, आप लोगों ने डेफिनेटली सुना होगा इसके बारे में। विको टर्मरिक नहीं, कॉस्मेटिक, ठीक है, एंटीसेप्टिक है यार वो, कॉस्मेटिक नहीं है। तो टर्मरिक जो होता है, हल्दी, हम लोग हल्दी का नाम है, हल्दी का नाम बेटा कुरकुमा डोमेस्टिका, हल्दी जो होती है ना, आपने देखी होगी, ठीक है, कुरकुमा डोमेस्टिका। एक और आता है जिसको आंबे हड़द बोलते हैं, आंबे हड़द, हैव यू सीन और नॉट, आई डोंट नो। वो भी बहुत ज्यादा मेडिसिनल प्रॉपर्टी वाला होता है। तो इनमें एक बढ़िया ही स्पेशल जो कंपोनेंट मिलता है जिसको हम लोग बोलते हैं कुरकुमिन, ठीक है। तो विनब्लास्टिन ये विनका रोजिया नाम के प्लांट से मिलता है, ये भी एंटी कैंसर ड्रग है बेटा, ठीक है। बट देखो, ये जो भी ड्रग्स हम लोग बोलते हैं, इनका जो भी इफेक्ट है, अगर कैंसर बहुत तेजी से फैल रहा है तो बेटा ये ड्रग्स भी फेल हो जाते हैं, ठीक है, ये उतना अच्छे से काम नहीं कर पाते। बहुत सारे पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस है, जैसे रबर, मैंने आपको अभी बताया था यार, रबर एक पॉलीटरपेन है, बराबर है ना, तो पॉलीमेरिक हो गया वो, है ना, पॉलीटरपेन रबर होता है। गम्स होते हैं, गम्स में बहुत सारे अलग अलग प्रकार के बेटा आपको केमिकल्स देखने को मिलते हैं, खास करके कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह देखने को मिलते हैं। सेलुलोज भी, सेलुलोज का स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है, एज ए मैक्रोमोलिक्यूल। सो रबर, गम्स और सेलुलोज ये सारी चीजें हैं, सेकेंडरी मेटाबोलाइट है बेटा। दे आर नॉट यूज्ड बाय दिस प्लांट्स यूज नहीं करते यार, ठीक है। नाउ देखो यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन भी है कि कभी कभी जो मैनी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स आर यूजफुल टू ह्यूमन वेलफेयर, एग्जांपल रबर, ड्रग्स, स्पाइसेस, सेंट्स एंड पिगमेंट्स, क्योंकि सेंट्स एरोमेटिक कंपाउंड है जो कि प्लांट्स रिलीज कर देता है, ठीक है। पिगमेंट्स है, जैसे नील मिलता है बेटा, नील आप लोगों ने देखा होगा इंडिगोफेरा प्लांट से मिलता है ना। तो नील को बहुत ज्यादा एक्सटेंड, नील की खेती इंडिया में होती है, इंडिया, इंडिगोफेरा नाम आप सुनेगा, इंडिगो इट्स अ कलर, इंडिया कंट्री, इंडिगोफेरा इज द नेम ऑफ द प्लांट। यस, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस वन, नील जिसको हम लोग कहते हैं, एक्सटेंसिवली यूज किया जाता था। ब्रिटिश लोगों ने बेटा जो भी है इसका बहुत ज्यादा बेटा फायदा उठाया था, बहुत ज्यादा इसको एक्सपोर्ट किया था, इंडिया में प्रोड्यूस करा करके। सो दैट इज द हिस्ट्री। सो सम सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैव इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। अब यहाँ पे नोटिस करो, प्लांट्स में भी कभी कभी ये यूजफुल है, जैसे कि देखो इकोलॉजिकल क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। इकोलॉजी का मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ इकोसिस्टम, बायोटिक अबायोटिक फैक्टर्स, ठीक है, उनके बारे में पढ़ना। तो यहाँ पे होता क्या है, प्रोटेक्टिंग द प्लांट अगेंस्ट द माइक्रोबियल और इंसेक्ट अटैक। अब ये जो केमिकल्स होते हैं ना उनके अंदर, ये जो भी केमिकल्स इनके अंदर पाए जाते हैं, ये केमिकल्स डेफिनेटली बेटा उनके लीव्स की टेस्ट बदल देते हैं, ब्रांचेस की टेस्ट बहुत कड़वी कर देते हैं, जिसकी वजह से अगर कोई बैक्टीरिया या कोई इंसेक्ट्स इनके ऊपर अटैक करना चाहते हैं तो नहीं कर पाते यार, है ना, वो नहीं कर पाते। उनका इतना प्रोमिनेंट स्मेल भी होता है भयंकर वाला, क्यों, इट इट एक्ट्स एज ए इंसेक्ट रिपेलेंट, है ना, इट एक्ट एज ए इंसेक्ट रिपेलेंट, या तो ये वैक्सी है, स्टिकी होते हैं कंपोनेंट। तो इसके वजह से है ना, ये प्लांट्स को थोड़ा सा बेटा रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड, ठीक है। देखो बहुत सारे प्लांट्स ऐसे हैं जिनमें बेटा कार्डियक अरेस्ट कॉज करने वाले भी केमिकल पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल कैलोट्रोपिस, कैलोट्रोपिस में बेटा ग्लूको मतलब ऐसे कॉर्टिकॉइड
कंपोनेंट होते हैं जिसको अगर कोई खा लेगा तो उसको तुरंत हार्ट अटैक आ जाएगा, ठीक है। सब में होते बेटा, एवरी प्लांट हैव देयर ओन काइंड ऑफ द डिफेंसिव केमिकल्स, ठीक है। ये बिल्कुल हमें समझना ही होगा, है ना, दे हैव। और सबसे मजेदार बात क्या है, मैं आपको एक बात बता दूं, देखो यहाँ पे आपको सुन के, है ना, देखो अपना ही एक स्टूडेंट था, है ना, आज उसका बहुत ही वो ऐसे ही आपके जैसा इंजीनियरिंग का स्टूडेंट था, बट उसने केवीपीवाई के लिए तैयारी की थी। उसने क्या किया है पता है, उसने ना इस चीज का फायदा उठाया, देखो, है ना। मैंने उसको ये बात, ये देखो ये वाली बात बताई थी, क्या था कि ये देखो, ये जो प्लांट्स होते हैं ना, ये प्लांट है यार, ये प्लांट है, ठीक है, इधर एक प्लांट है। अब आप बोलोगे यार ये प्लांट एक दूसरे से बातें करते हैं क्या, कैन दे कम्युनिकेट विद ईच अदर? ये एक ही स्पीसीज है, ये वाला और ये वाला। तो होता क्या है कि ये ऊपर ऊपर से तो बिल्कुल अलग है, दोनों बिल्कुल डिस्टेंस पे, ये प्लांट यहाँ पे, ये प्लांट यहाँ पे, ठीक है। नाउ देखो, इसके रूट जो है इनके बहुत फैले हुए होते हैं, बहुत ज्यादा, और दे आर कनेक्टेड, यू नो, द रूट्स आर कनेक्टेड। मान लेते हैं कि ये जो प्लांट है इसके ऊपर किसी इंसेक्ट्स का अटैक हो गया, ठीक है, इनके इसके लीव्स के ऊपर। अब इसके अंदर ऐसे सिग्नल जनरेट होते हैं ना, इस प्लांट में ऐसे सिग्नल जनरेट होते हैं जो रूट के थ्रू बेटा इस प्लांट तक पहुंच जाते हैं, और ये प्लांट ऐसे केमिकल्स प्रोड्यूस कर लेगा जो इस इंसेक्ट्स के लिए, जो जो भी अटैक होने वाला है उनके लिए बेटा बिल्कुल भी रिपेलेंट है। ये होता है, ये ऐसा होता है, ठीक है। सो नाउ दिस इज व्हाट, है ना, तो ये आपको समझना है कि प्लांट्स कम्युनिकेट विथ ईच अदर नॉट बाय देयर स्टेम्स और लीव्स, दे कम्युनिकेट विथ ईच अदर बाय द रूट्स, ठीक है। रूट्स उनके अंदर जो होते हैं बहुत फैले होते हैं, और दे आर कनेक्टेड। आप खोदोगे तो आपको समझ में आ जाएगा बिल्कुल, ठीक है। तो मुद्दा क्या है, मुद्दा ये है कि यहाँ पे जो भी जा रहा है, सिग्नल जा रहे हैं, वो केमिकल्स है ना बेटा, दे आर द केमिकल्स ट्रांसपोर्टेड थ्रू द जाइलम एंड फ्लोएम, यस। तो हम जैसी दुनिया देखते हैं वैसा ही हो जरूरी नहीं है। तो उस बंदे ने काम किया है, उसका रिसर्च है, देखो उसका रिसर्च है, ये जो बार्क है ना यहीं पे बेटा, देखो उसका रिसर्च है। तो उसने बताया कि देखो अगर किसी ने, किसी टेररिस्ट ने अगर, है ना, ये जो होते हैं ना एक्सप्लोजिव्स लगा के रखे हैं कहीं पे भी, तो ये जो एक्सप्लोजिव्स है यहाँ पे इस पेड़ के पास में, तो ये एक्सप्लोजिव्स ये प्लांट डिटेक्ट करेगा, क्योंकि इसके जो केमिकल्स है उसको वो सेंस करेगा। ऐसा कुछ सेंसर वगैरह, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट था उसका, ठीक है, उसने वो बनाया भी, बताया भी लोगों को, ठीक है। सो यहाँ पे देखो, है ना, अब ये प्लांट टू प्लांट कम्युनिकेशन जाता है, बहुत सारे प्लांट टू प्लांट कम्युनिकेशन जाता है। तो जहाँ पे ओरिजिनल जो सेटअप लगाया हुआ है जिस प्लांट के पास में, है ना, जो भी हेडक्वार्टर्स होंगे वहां पे वो सिग्नल्स आते हैं, अरे भाई उधर बहुत दूर कहीं पे पेड़ के पास में ये लगा हुआ है, चलो वहां पहुंचो, खोदो वहां पे, ठीक है। तो ये जो माइंस, लैंड माइंस लगाते हैं उनको डिटेक्ट किया जा सकता है और उनको बचाया जा सकता है। वैसे उसका रिसर्च बहुत इनिशियल लेवल पे है, बट आइडिया तो सही है उसका, ठीक है। आपको समझ में आ रही बात? या इट कैन हैपन, इसमें एक होती है बात, बिल्कुल सही क्वेश्चन है बच्चा। इसमें क्या होता है मैं आपको बताता हूँ कि अलग अलग प्लांट के स्पीसीज जो होते हैं तब भी अंदर क्या होता है कि फंगस होता है। फंगस आप जानते हो, फंगस हो ना, उसके माइसेलियम होते हैं ऐसे थ्रेड लाइक, है ना। वो क्या करते हैं, वो प्लांट टू प्लांट, अलग अलग प्लांट टू प्लांट बेटा वो फैले हुए होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। इफ द रूट्स कैन नॉट कनेक्ट, द फंगस विल कनेक्ट टू ईच अदर, मतलब इंटरस्पेसिफिक कम्युनिकेशन भी होता है। बट मोस्टली ये एक पर्टिकुलर एक सिंगल स्पीसीज में ये कॉमनली हो सकता है, ठीक है। इंटर स्पेसिफिक कम्युनिकेशन थोड़ा लेस है, थोड़ा कम है, क्योंकि उनकी लैंग्वेजेस बदलती है, मतलब जो केमिकल सिग्नल है वो वेरी करते हैं, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, देखो ये प्लांट शहीद होने वाला है, पता है आपको, ये प्लांट शहीद होने वाला है, ये मर जाएगा। बट इसने क्या किया, सबको अलर्ट कर दिया, आजू बाजू वालों को, भैया तुम लोग तैयार रहो, मेरे ऊपर अटैक हुआ है, वायरल इन्फेक्शन हुआ है, तुम लोग तैयार रहो। मास्क लगा दिए, ये बंदे ने मास्क लगा दिया, ठीक है। सो दिस इज व्हाट द थिंग यू हैव टू नो, है ना। ये है, मतलब आप एप्लीकेशन को समझो यार, जो चीजें मैं बता रहा हूँ उसका एप्लीकेशन समझो, बहुत दूर है ना, बहुत सारी चीजें हैं। आपको तो ये भी पता होना चाहिए कि अभी डीआरडीओ ने, कल की तो बात है, डीआरडीओ ने
नया कोर्स ही लॉन्च कर दिया है, एमटेक इन द डिफेंस है ना, डिफेंस इक्विपमेंट्स, इसका एमटेक शुरू कर दिया है इसी साल से 2022 से। ठीक है, तो मतलब जिन लोगों को अभी आज ऐसा इंडिया में था ही नहीं, इजराइल वगैरह फ्रांस वगैरह में था, तो अपने इधर कोई बनाता ही नहीं है डिफेंस इक्विपमेंट्स, उसका कोई बिजनेस ही नहीं करता। ठीक है, प्राइवेट एंटाइटीज। तो बेटा उन्होंने शुरू कर दिया है कि जो यंग पीपल आपके जैसे लोग हैं जिनको बहुत अच्छा इंटरेस्ट भी है, ठीक है, अब ये उसी सिलसिले में आया ना, ये जुड़ा हुआ है, तो AICTE जो है उसको मान्यता दे रहा है, और डेफिनेटली है ना, एमटेक इन दी डिफेंस इक्विपमेंट्स एंड डिफेंस रिसर्च स्पेशल बेटा है ना ओपन किया जा रहा है। ये नया इनिशिएटिव है, आपको किसी को भी इंटरेस्ट रहेगा आगे चल करके आप उसमें इन्वॉल्व हो सकते हो। एनीवे, मुद्दा यहाँ पे है बेटा कि हम लोग इतनी छोटी सी चीज को, मैं यहाँ पे आपको बायोमोलिक्यूल्स क्यों पढ़ा रहा हूँ इतने दिन से, क्योंकि मुझे पता है ये बहुत आगे काम आने वाला है। ठीक है, सो देखो ये देखो अब हम लोग पढ़ते हैं बायो मैक्रोमोलेक्यूल को, है ना, मैक्रोमोलेक्यूल्स के बारे में पढ़ते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड दिस, व्हाट आर द बायो मैक्रोमोलेक्यूल्स, क्या होते हैं बायो मैक्रोमोलेक्यूल्स? मोलेक्यूल्स विच आर हैविंग मोलेकुलर वेट ग्रेटर देन 1000 डाल्टन, ये मैंने बताया था पहले भी, है ना? है ना, 1000 डाल्टन से ज्यादा रेफर्ड एज ए बायो मैक्रोमोलेक्यूल्स। ठीक है, इनको हम बायो मैक्रोमोलेक्यूल्स बोलते हैं। पक्का? नाउ मोस्टली फाउंड इन एसिड इनसोल्युबल फ्रैक्शन। अभी आपको पहला दिन का एक्सपेरिमेंट याद है ना? कौन सा था रे? केमिकल कौन सा एसिड यूज किया था हम लोगों ने? ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, है ना? तो मोस्टली फाउंड इन एसिड इनसोल्युबल फ्रैक्शन, तो एसिड इनसोल्युबल फ्रैक्शन में ये मिलते हैं। दे इंक्लूड मेनली 4 टाइप्स ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब हमें वन बाय वन एक एक को पढ़ना है। प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स, पॉलीसैकेराइड्स, लिपिड। देखो लिपिड के बारे में वैसे भी हमने बहुत सारी बातें पढ़ ली है, फिर भी जो जो पॉइंट इन कवर्ड नहीं हुए हैं तो उनके बारे में शायद हम बात करेंगे। ठीक है, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स, पॉलीसैकेराइड। हमने प्रोटीन्स के बारे में बात नहीं करी, हमने अमीनो एसिड के बारे में पढ़ा। न्यूक्लिक एसिड डीएनए है बट आरएनए भी है, तो डीएनए में थोड़ी बार बात की हमने लास्ट क्लास में, है ना, ज्यादा नहीं, थोड़ी बहुत, है ना, लेस, वेरी लेस, कुछ प्रॉब्लम्स भी देखे उसके ऊपर। तो है ना, आरएनए भी होते हैं, आरएनए के बारे में भी बात करेंगे, डीएनए के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड्स एज वेल एज व्हाट द पॉलीसैकेराइड्स, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के, अभी तो हमें मोनोसैकेराइड भी देखने हैं अलग अलग प्रकार के, वो भी देखेंगे, और पॉलीसैकेराइड्स भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, सो लेट्स मूव अहेड। ओके, नाउ व्हाट आर मैक्रोमोलेक्यूल्स, इसके बारे में जब हम देखते हैं, दोज व्हिच हैव मोलेकुलर वेट लेस देन, माइक्रो क्या होता है? लेस देन 1000 डाल्टन, ये हमने पढ़ा। एंड आर यूजुअली रेफर्ड टू एज अ माइक्रोमोलेक्यूल्स और सिंपली बायोमोलेक्यूल्स, उनको हम बायोमोलेक्यूल्स कहते हैं। माइक्रो जिनका, है ना, मोलेकुलर वेट लेस देन 1000 डाल्टन हो। देखो ये कहाँ पाए जाते हैं? इन एसिड सोल्यूबल फ्रैक्शन में पाए जाते हैं, ये हमने पढ़ा। ठीक है, so for this reason biomolecules categorize into micro and macro molecules। अब देखते हैं हम लोग, देखो यहाँ पे मैं आपको सीधा एक बढ़िया बाइफर्केशन बताता हूँ, पॉलीमर्स एंड मोनोमर। ठीक है, ये भी एक बाइफर्केशन है। पॉलीमर मतलब बहुत बड़े होंगे यार, ऑटोमेटिकली उनका मॉलिक्यूलर वेट बढ़ जाएगा बिकॉज इट इज अ पॉलीमर। यस, majority of the molecules in the acid soluble fraction are polymeric substances except lipid। तो लिपिड एक्सेप्शन है, ये मैंने पहले भी आपको बताया। So then why do lipids whose molecular weight do not exceed at 800 Dalton come under the acid insoluble fraction? अब ये चीज भी मैंने आपको समझाई थी कि जो क्लॉथ है, क्लॉथ के ऊपर जो कुछ रहेगा रिटेंटेंट में, वो सारे बेटा पॉलीमर्स है, वो सारे जो है 1000 डाल्टन से उनका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है, इसलिए वहां पे रुक गए, है ना, दे आर एसिड इनसोल्यूबल। बट ऑल्दो द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द लिपिड इज लेस 800 डाल्टन, फिर भी वो ऊपर क्लॉथ के ऊपर क्यों रह गया? तो यहाँ पे बहुत सिंपल इसका एक्सप्लेनेशन मैंने पहले भी दिया था, यहाँ पे रिटर्न एक्सप्लेनेशन है। लिपिड्स आर इंडीड स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड्स एंड आर प्रेजेंट नॉट ओनली एज सच but also arranged into structures like cell membranes and other membranes। तो लिपिड जो है, जैसे लेक्टिन्स के बारे में, फॉस्फोलिपिड के बारे में मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में। तो फॉस्फोलिपिड जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का पार्ट है। जब उनको टिश्यू को ग्राइंड करते हैं, जब हम सेल स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब करते हैं,
Cell membranes or other membranes are broken into pieces and form vesicles which are not water soluble. देखो ये important है, क्योंकि जो कुछ भी बनता है ना वो तो लिपिड्स के जो वेसिकल्स बन जाते हैं, वेसिकल्स गोल गोल स्ट्रक्चर्स, तो वो बेटा वाटर सोल्यूबल नहीं होते। तो क्या होगा, इसीलिए बेटा जो भी मेम्ब्रेन फ्रैगमेंट्स होते हैं in the form of vesicles get separated along with the acid insoluble pool and hence in macromolecular fraction. तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये मैंने पहले भी आपको डायग्रामेटिकली बताया था कि लिपिड के बेटा छोटे छोटे वेसिकल्स बन जाते हैं और ये वेसिकल जो है वो पानी के ऊपर रह जाते हैं, ऊपर ऊपर मतलब जो सोल्यूबल नहीं होते, इसीलिए वो है ना फिल्ट्रेट में उतरते नहीं है। दैट इज वेरी सिंपल रीजन, यू कैन अंडरस्टैंड। ठीक है, सो लिपिड्स आर नॉट स्ट्रिक्टली मैक्रोमोलेक्यूल। मतलब इवन केवीपीवाई में ये क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मैक्रोमोलेक्यूल? आंसर आपका है लिपिड्स, है ना। नाउ देखो, जब लिपिड को हमने किया, सेल स्ट्रक्चर और मेम्ब्रेन के बारे में बात हुई है, देन बेटा वेसिकल्स बने विच आर नॉट वाटर सोल्यूबल एंड देन वेसिकल गेट सेपरेटेड अलोंग विद द एसिड इनसोल्यूबल पूल। तो ये रहा पूरा बेटा फ्रेमवर्क उस क्वेश्चन का आंसर का कि व्हाई द लिपिड्स आर नॉट मैक्रोमोलेक्यूल। क्लियर है? किसी को डाउट है क्या? रे पूछ लो भैया। एवरीवन क्लियर? थोड़ा फास्ट लिया मैंने क्योंकि ये पहले ही बता चुका था मैं। यस यस सर। ओके ओके, बढ़िया है। लेट्स मूव अहेड। नाउ देखो, एसिड सोल्यूबल पूल रिप्रेजेंट्स रफली द साइटोप्लाज्मिक कंपोजिशन। अब इसको बड़ा ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन है। जो एसिड सोल्यूबल है वो क्या है? रिप्रेजेंट रफली द साइटोप्लाज्मिक कंपोजिशन, है ना। अगर आप उसको देखोगे, एसिड इनसोल्यूबल फ्रैक्शन रिप्रेजेंट द मैक्रोमोलेक्यूल्स फ्रॉम साइटोप्लाज्म एंड ऑर्गेनल्स। देखो हम लोग सीधा अभी यहाँ पे पॉइंट पे आते हैं। बच्चों सेल किस चीज से बना हुआ है? सेल इज मेड अप ऑफ द ऑर्गेनल्स। Cell is made up of the organelles. Cell is made up of the organelles. Organelles is made up of the macromolecules. Macromolecules, proteins, macromolecules, DNA and RNA, macromolecules, what we can say the carbohydrates, even lipids, ये सारी चीजें बेटा organelles में होती है। ठीक है, अब जब भी आप इसका फ्रैक्शनेशन करोगे तो ये सारी चीजें एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगी। सिंपल, या तो उनका साइज बड़ा है तो वो इनसोल्यूबल एसिड फ्रैक्शन में आएंगे, या अगर बेटा वो बहुत छोटे छोटे हैं, सोल्यूबल है, तो बेटा वो साइटोप्लाज्म के कंटेंट में से आते हैं। राइट नाउ, एसिड सोल्यूबल एंड एसिड इनसोल्यूबल फ्रैक्शन टुगेदर रिप्रेजेंट द एंटायर केमिकल कंपोजिशन ऑफ द लिविंग टिश्यू और ऑर्गेनिज्म। बराबर है? जो सोल्यूबल में है, जो इनसोल्यूबल में है, वो कहाँ से आया? वो सेल से आया है। साइटोप्लाज्म से जो आया वो सोल्यूबल है, साइटोप्लाज्म में था वो सोल्यूबल है, ऑर्गेनल्स में था, है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में था बेटा वो इनसोल्यूबल है। तो ये सारी चीजें एक इंटायर सेल का पार्ट है। नाउ ये चीज तो क्वेश्चन का पार्ट नहीं है। अब ये वाला पार्ट जो है अगर हम प्रॉपरली समझे तो केमिकल कंपोजिशन ऑफ लिविंग टिश्यूज फ्रॉम अबंडेंस पॉइंट ऑफ व्यू एंड अरेंज देम क्लास वाइज। वाटर इज द मोस्ट अबंडेंट केमिकल इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब आपको पूछेंगे भैया सेल में सबसे ज्यादा अबंडेंट केमिकल कौन सा है? तो ये कोई भी आसानी से बताएगा, छोटा बच्चा बताता है, पानी बहुत होता है उसमें, है ना। एवरी सेल हैव अ लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर। नाउ तो देखो, अगर हम उसको कंपैरेटिवली देखते हैं, ये आपके लिए, अब ये केवीपीवाई के लिए इंपॉर्टेंट है। चार्ट क्या है इसमें? देखो वाटर का कितना कंपोनेंट होता है बेटा? 70 to 90%। ठीक है, अगर हम बात करें ड्राई वेट ऑफ द सेल, लेट्स टॉक अबाउट द ड्राई वेट ऑफ द सेल। क्या मैं आपको ये क्वेश्चन पूछूं मेरे प्यारे बच्चों, है ना, ड्राई वेट ऑफ द सेल में सबसे अबंडेंट कंपोनेंट कौन सा है? प्रोटीन। एग्जैक्टली। तो आपका आंसर ये होगा, क्योंकि विदाउट वाटर जो कुछ बचेगा दैट इज अ ड्राई वेट। विथ वाटर जो वेट होता है उसे हम फ्रेश वेट बोलते हैं। फ्रेश वेट, इट्स अ फ्रेश वेट। यस, ठीक है। अब एक मजेदार बात देखो, यहाँ पे आयंस है बेटा बहुत कम अमाउंट में, न्यूक्लिक एसिड है, लिपिड्स है, कार्बोहाइड्रेट है। अब एक बात सब लोग नोटिस करो, व्हाई द कार्बोहाइड्रेट दिस मच लेस? कौन बता सकता है? कार्बोहाइड्रेट क्योंकि इसकी तो बहुत जरूरत होती है यार सेल को, इसके बिना सेल का वर्क ही नहीं चलेगा।
Yes or no? Why it is so much less? है ना, क्योंकि इट इज हाईली कंज्यूमेबल. कंज्यूमेबल का मतलब क्या है ना, ये इसकी कैलोरीफिक वैल्यू है ना, और इसको बेटा डेफिनेटली बेटा सबसे ज्यादा पहले यूज किया जाता है, यूज्ड अप. तो कभी भी कार्बोहाइड्रेट का अमाउंट ज्यादा हो नहीं सकता, क्योंकि ये सबसे ज्यादा यूजेबल फॉर्मेट में है. नहीं तो प्रोटीन से भी ज्यादा कार्बोहाइड्रेट हमारे सेल में मेटाबोलाइट किया जाता है. आर यू श्योर? पॉइंट समझ में आया मैंने क्या कहा? अरे आपको समझ में आया मैंने क्या कहा? यस सर. है ना, कार्बोहाइड्रेट का प्रोडक्शन, कार्बोहाइड्रेट का यूज, कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म बहुत ज्यादा होता है. इतना ज्यादा होता है कि एक्चुअल देखा जाए अगर वो यूज ना हो, अगर वो यूज ही ना हो तो कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा अमाउंट में पाया जाएगा. बट ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि उसकी यूज ही है बेटा, कैलोरीफिक वैल्यू है उसकी, तो डेफिनेटली वो यूज होगा सो दैट इट इज लेस. अदरवाइज, है ना. अभी देखो प्रोटीन, मैं आपको एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ, सिंपल. व्हाट इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म? ये सिंपल क्वेश्चन है, कौन बताएगा? द आंसर इज सेल. बहुत बढ़िया, पक्का. स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, है ना. तो ये है बेटा सेल, बेसिक, है ना. बट अगर कभी आपको कोई पूछे व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, बेसिक यूनिट, उसके बिना सेल बन ही नहीं सकता, ऐसा क्या है? आंसर इज प्रोटीन्स. ठीक है, प्रोटीन्स के बिना बेटा आप इमेजिन ही नहीं कर पाओगे कि सेल बनेगा. सेल मतलब देखो ना, इसको इसीलिए हम लोग प्रोटीन्स को बोलते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स. क्या बोलते हैं बेटा हम लोग? बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द सेल, दैट इज द प्रोटीन्स. पक्का है. नाउ we'll talk about this lipids and nucleic acid and all the things we will talk about it. Yes. Now चलो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है. बताओ बेटा सेकेंडरी मेटाबोलाइट यूजफुल फॉर द ह्यूमन वेलफेयर कौन सा है यहाँ पे? ड्रग्स, स्टार्च, सेलुलोज, डीएनए. बहुत आसान क्वेश्चन है ना. सेकेंडरी मेटाबोलाइट कौन होगा यार? ये ड्रग्स है ना, ड्रग्स होंगे. ठीक है, ड्रग्स मतलब आप वो उधर नहीं बैठ जाएगा. ठीक है, ये मेडिसिनल है. ठीक है. नाउ प्राइमरी मेटाबोलाइट्स इन द फॉलोइंग, बताओ कौन है प्राइमरी मेटाबोलाइट? ड्रग्स, सेंट्स, रबर, डीएनए. कौन है प्राइमरी मेटाबोलाइट? डीएनए इज द प्राइमरी मेटाबोलाइट. ठीक है. नाउ ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. लिपिड्स आर नॉट स्ट्रिक्टली, ये बहुत आसान है यार. लिपिड्स आर नॉट स्ट्रिक्टली बायोमैक्रोमोलेक्यूल्स. नंबर बोलो, माइक्रो मैक्रो में वर्डिंग में कंफ्यूज मत होना. ऑप्शन 2 सर. ऑप्शन 2. यस, सो इट्स नॉट स्ट्रिक्टली ए बायोमैक्रोमोलेक्यूल. उसका कितना होता है रे, वेट कितना बोला? 800 Dalton. ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, गोइंग, है ना, नाइस. चलो, तो ये हो गया बेटा यहाँ पे हमारा पोर्शन, है ना. इससे बाहर निकलते हैं प्यारे बच्चों, इससे बाहर निकलते हैं and we'll move to this one. ओके, यहाँ आते हैं. नाउ सी, हमें पढ़ना है 1 by 1 मैक्रोमोलेक्यूल. मैक्रो, याद रखना हमने माइक्रो में ज्यादा करके सैकराइड्स के बारे में पढ़ा नहीं है, तो वो भी हम पढ़ लेंगे. प्रोटीन्स एंड पॉलीसैकेराइड्स. नंबर 1 देखो, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग प्रोटीन के बारे में बात करते हैं. प्रोटीन्स के बारे में बहुत क्वेश्चन पूछते हैं यार ये लोग. क्यों? क्योंकि प्रोटीन्स आर दी बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द सेल. ये हमारा यूनिट है यार. अगर आपको याद हो, पहले ही क्लास में मैंने आपको बताया था कि इवोल्यूशन को अगर आप स्टडी करते हो, इवोल्यूशन को अगर हम लोग स्टडी करते हैं, तो एवोल्यूशन में हमें क्या स्टडी करने को मिलता है? हमें स्टडी करने को मिलता है कि सबसे पहले प्रोटीन ही अर्थ के ऊपर, है ना, जनरेट हुआ, उसके बाद आरएनए आया, उसके बाद डीएनए आया. सी, इट्स सिंपल. यस और नो? अभी इसीलिए प्रोटीन्स के लिए बहुत ज्यादा हम लोग रिसर्च भी कर रहे हैं. प्रोटीन्स आर पॉलीपेप्टाइड्स. नाउ आपको पेप्टाइड बॉन्ड बताया था मैंने लास्ट क्लास में, पेप्टाइड बॉन्ड. इसीलिए प्रोटीन्स को मैं पॉलीपेप्टाइड बोलता हूँ. क्यों? क्योंकि ये अमाइनो एसिड्स के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो पेप्टाइड बॉन्ड है.
So they are linear chains of the amino acids linked by the peptide bond. तो क्योंकि उनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड्स होते हैं इसीलिए इनको हम लोग पॉलीपेप्टाइड ऐसा कहते हैं। बेटा आप में से सब लोग ये समझते हो कि जब भी मैंने अमीनो एसिड को बताया पढ़ा तो हर बार क्या होता है कि उसका जो वन एंड है इसको हम लोग एन टर्मिनल बोलेंगे और दूसरा एंड बेटा सी टर्मिनल होगा कि नहीं? प्रोटीन ऑलवेज हैव टू टर्मिनल्स, वन इज एन टर्मिनल, अनदर इज सी टर्मिनल। एवरीवन इज क्लियर? बॉन्ड ही ऐसा बनेगा ना, बॉन्ड ही ऐसा बनेगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हो डायग्राम को, थोड़ा ध्यान से देखो तो मेरे बच्चों, इफ यू सी द डायग्राम वेरी केयरफुली, ठीक है, यस आई विल अगेन शो यू। अगर आप इस डायग्राम को देखते हो तो आपको बेटा सल्फर डाइसल्फाइड ब्रिज दिख रहा है, सिस्टीन और सिस्टीन के बीच में दिख रहा है क्या? यस, डाइसल्फाइड ब्रिज। ओके ओके, तो ये स्पेशलिटी है यार प्रोटीन्स की, लेट्स अंडरस्टैंड दिस। तो a peptide bond is a covalent chemical bond formed between two amino acid molecules. इसको हम एमाइड बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है, इट्स ओके। बट अब ये केमिस्ट्री में चला जाएगा। अब ये बॉन्ड कैसे बनता है ये भी मैंने लास्ट क्लास में बताया था। मैंने कहा था कि जब भी डिहाइड्रेशन होगा वन मॉलिक्यूल विल बी लॉस्ट व्हाइल द बॉन्ड इज फॉर्म, यस और नो, है ना? इसका मतलब बेटा जब भी पेप्टाइड को तोड़ने वाले एंजाइम्स यूज होंगे, क्या बेटा वो हाइड्रोलेजेस होंगे? यस सर। कितने लोगों को समझ में आया जो पॉइंट मैंने बोला, है ना? जो भी पेप्टाइड बॉन्ड को ब्रेक करने वाले एंजाइम्स होंगे वो हाइड्रोलेजेस होंगे। व्हाई? बिकॉज दे नीड वाटर टू ब्रेक डाउन द बॉन्ड। आपको समझ में आता है व्हाई दे नीड द वाटर? यस और नो? यस एवरीवन? यस, समझ रहे हो आप लोग? या बढ़िया, लेसेस है ना वहाँ पे, लेसेस, LASES, ठीक है, हाँ ठीक है। सो दैट इज व्हाट द पॉइंट वी हाइड्रोलेज बोलते हैं, हाइड्रोलेज। ASE इज द टर्म दैट वी यूज, ठीक है, दिस इज अ सफिक्स ASE फॉर द एंजाइम। पक्का क्लियर है? यस सर। ओके, now each protein is a polymer of amino acid. There are about 21 types of amino acid. इसके बारे में हमने बात की थी, एग्जाम्पल ये सारे हैं। A protein is a heteropolymer and not a homopolymer. Now this is what the term you have to understand, heteropolymer, homopolymer. Suppose मैं यहाँ पे आपको स्टार्च के बारे में बात करूँ, चलो स्टार्च, we'll talk about the starch. कौन बताएगा स्टार्च क्या है? स्टार्च क्या है बेटा? इट्स ए मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। इट्स ए पॉलीसैकेराइड। अच्छा, ये किस चीज से बना है भाई? ग्लूकोज से। मतलब n नंबर ऑफ टाइम ग्लूकोज एक दूसरे से कंबाइन होते चले जाते हैं, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनाते हैं, मिलियंस ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल कंबाइन विद ईच अदर एंड दे विल फॉर्म द स्टार्च, दे विल फॉर्म द स्टार्च। तो बेटा आप में से कौन बता सकता है कि स्टार्च को मैं किस कैटेगरी में रखूं, हेटेरोपॉलीमर में या होमोपॉलीमर में? होमोपॉलीमर। बहुत बढ़िया, ये है होमोपॉलीमर, क्योंकि उसका हर एक यूनिट सिर्फ ग्लूकोज ही है, दूसरा कुछ है नहीं। बट बेटा प्रोटीन में ऐसा होता है क्या? नहीं है। प्रोटीन में वैलिन हो सकता है, ट्रिप्टोफैन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एनी, है ना, 21 या 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ द जो अमाइनो एसिड्स है वो कहीं ना कहीं, है ना, कंबाइन होते चले जाते हैं, इसीलिए ये प्रोटीन्स आर हेटेरोपॉलीमर। पक्का? आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल, ठीक है? सो अ प्रोटीन इज अ हेटेरोपॉलीमर, not a homopolymer. A polymer is derived from more than one type of the monomer. बहुत सारे टाइप है, 20 different type of monomer है, although we are talking about 21. Now see, homopolymer has only one type of monomer repeating n number of times, जैसे कि मैंने स्टार्च का एग्जांपल आपको बताया। Yes, now certain amino acids are essential for health and they have to be supplied through our diet. Now थोड़ा ध्यान देना सारे बच्चे, मैंने आपको 20 अमीनो एसिड्स के नाम बताए हैं। I have told you 20 different types of the amino acids. Right now I want to tell you that some amino acids are essential amino acids
and some are not, है ना, non-essential amino acids. Now यहाँ पे आपको क्वेश्चन आता है, बहुत बार ये क्वेश्चन देखा है कि what is the meaning of the essential amino acids? कौन बता सकता है? आसान है, बहुत आसान है। essential amino acid का Required by the body. yes, जो चीज हमारे बॉडी में नहीं बनती, हमारी बॉडी जो चीज नहीं बना सकती, है ना, मतलब वो कहीं ना कहीं से बाहर से लाना पड़ेगा, है ना, इंपोर्ट करना पड़ेगा। सो एनीथिंग विच हैव टू टेक बाय द डाइट ओनली, है ना, थ्रू द डाइट ओनली, दैट इज कंसिडर्ड एज अ एसेंशियल कंपोनेंट, उसको हम एसेंशियल कंपोनेंट कहते हैं। तो बहुत सारे ऐसे अमीनो एसिड है बच्चों जो हमको, है ना, दूसरे सोर्सेस से मिलते हैं। राइट नाउ आपके सामने स्क्रीन के ऊपर बेटा, है ना, अमीनो एसिड्स के टाइप दिए गए हैं, इसेंशियल अमीनो एसिड्स और नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड दिए गए हैं, ठीक है। obtained from nutrition essential, histidine, isoleucine, leucine, lysine, methionine, phenylalanine, है ना। यहाँ पे अगर आप काउंट करो तो नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। सेलेनोसिस्टीन जो 21st है वो भी बेटा वो इसेंशियल अमीनो एसिड्स में है। राइट नाउ इफ यू डोंट कंसिडर दिस इट्स ओके, बट यहाँ पे देखो वैलिन सेरिन भी इधर आ गया है। नाउ सी यहाँ पे नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स में एलानिन, आर्जिनिन, एस्पार्टिक एसिड, सिस्टीन, ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिन, ये सारे हैं, ठीक है। ऑल दीज आर द थिंग्स वी हैव टू, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जहां जहां स्टार मार्क लिखे हुए हैं वो है इसेंशियल ओनली इन सर्टन केसेस, ठीक है, वो इसेंशियल हो सकते हैं इन सर्टन केसेस में। तो यहाँ पे इतना ज्यादा क्रिटिकल हो करके आपको क्वेश्चन पूछेंगे, जरूरी नहीं ये बताइए कौन सा है इसेंशियल है या नॉन इसेंशियल है, ये जरूरी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। आपको बस यहाँ नोटिस करना है कि कैन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द इसेंशियल अमीनो एसिड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द इसेंशियल अमीनो एसिड, एनी अमीनो एसिड व्हिच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द न्यूट्रिशन, ठीक है, विद द डाइट। जो अमीनो एसिड हमारे बॉडी में बनाए जाते हैं, ठीक है, उनको हम लोग बोलते हैं बेटा दे आर कंसिडर्ड एज व्हाट दी, क्या बोलते हैं हम लोग उनको, यस, उन्हें हम लोग कहते हैं नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड। दैट इज व्हाट द सिंपलेस्ट थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड। पक्का? यस, एवरीवन इज क्लियर? किसी को कोई कंफ्यूजन है क्या? आगे बढ़ते हैं फिर, आपका साइलेंस ही आपका आंसर है। तो देखो इसेंशियल अमीनो एसिड्स, अमीनो एसिड दैट, है ना, जो हमें देखने को मिलते हैं इनसाइड, ठीक है। सो इसेंशियल अमीनो एसिड्स विद द एसिड और बेस आर ग्रुप्स, ये हमने पढ़ा है। एसिड कौन से होते हैं? आर्जिनाइन है, लाइसिन है, हिस्टिडीन है, ये बेटा इसेंशियल अमीनो एसिड्स है ना, विद द एसिड और बेस आर ग्रुप्स, ये तीन है आपको दिखाए जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स, अमीनो एसिड जो हमें बॉडी में बनाए जाते हैं। अब यहाँ पे आप नोटिस करो, है ना, ए ए ए ए, चार तो ए है, ठीक है, सी जी जी जी, ठीक है। अब इसके बहुत सारे निमोनिक्स भी आपको मिल जाते हैं, अमर, अकबर, एंथोनी, ठीक है, एंड गो, गोवा, गॉन, lot different types of the mnemonics you can show see, but see यहाँ पे हमें ये डेफिनेटली बेटा पता होना चाहिए कि इसेंशियल और नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड जो है, इसको अगर हम डिवाइड करना चाहते हो तो आपको याद रखना है 10/10 का फॉर्मूला। क्या याद रखना है बेटा? बोलो, थोड़ी देर बाद में आपको याद भी हो जाएगा ना। क्या याद रखना है? पहला तो है 10/10 का फॉर्मूला। क्या हो गया, 20 में से 10 ऐसे होंगे, हम लोग इनको बेटा इसेंशियल मानते हैं, ठीक है कि नहीं। और बाकी जो बचे उनको हम लोग मानते बेटा, है ना, उनको हम लोग क्या मानते हैं, दे आर ऑल व्हाट द नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड। नाउ बेटा बता सकते हो आप इसेंशियल अमीनो एसिड कौन कौन से है, ठीक है, और नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड कौन कौन से है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे कुछ बेटर वाला निमोनिक, आपको किसी को पता है, ठीक है, आप बता सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे मेरे सामने ओपन हुआ है समथिंग लाइक दैट,
ये कुछ है जैसे कि पता नहीं, देखो MP विट्ठल, ठीक है। सो बेटा यहाँ पे काउंट कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 है। ये 8 आपको 100% पता होने चाहिए, दैट इज व्हाट द MP विट्ठल। नाउ यहाँ पे एसेंशियल अमीनो एसिड कौन कौन से है, जैसे अगर हम MP विट्ठल को भी देखते हैं, ठीक है। तो अब ये देखो 8 तो बिल्कुल पता होने ही चाहिए, कौन कौन से हैं, कौन बता सकता है MP विट्ठल को नाम सुन करके, मतलब आपने जो अमीनो एसिड के नाम सुने हैं उसमें से, यस एनीवन? सर लाइसिन, वैलिन। सर मिथियोनिन। मिथ्योनिन, बहुत बढ़िया। M आपको समझ में आ गया, मिथ्योनिन। नाउ व्हाट इज P? प्रोलीन है क्या? अच्छा, प्रोलीन, ओके। फिनाइलैनिन भी है। फेनिलैलेनिन, यस सर। बिल्कुल सही। तो ये हो गया फेनिलैलेनिन। चलो V क्या, V तो 100% पता होना चाहिए, एक ही है V। V कौन है? वेल वैलिन, बहुत बढ़िया। चलो I कौन है बेटा? I एक ही, बताओ। I आइसो कौन हो सकता है? आइसो आइसोल्यूसिन, करेक्ट है। नाउ देखो 2 T है यार, ठीक है। एक T आप बता दो, थ्रियोनिन। ठीक है। थ्रियोनिन, और दूसरा है ट्रायो। ट्रिप्टोफैन, ठीक है, दूसरा है ट्रिप्टोफैन। ए क्या है? ए आपको बार बार देखने को मिलेगा, आर्जिनिन है। ए इज आर्जिनिन। यहाँ पे देखो आपको आर्जिनिन दिख रहा है नॉन इसेंशियल में, ठीक है, जिसको स्टार रखा रखा हुआ है। जो जो स्टार वाले है ना, थोड़ा सा उनमें प्रॉब्लम है, तो ठीक है। एसेंशियल है तो सर हाँ, आर्जिनिन। नहीं नहीं, इसेंशियल नहीं होता क्या, सम केसेस का मतलब होता है हर प्लांट में ऐसा हो ये जरूरी नहीं है, हर एनिमल में हो ऐसा जरूरी नहीं है। अभी एल क्या है? ल्यूसीन। एल क्या है बेटा? ल्यूसीन है। तो MP विट्ठल, MP विट्ठल ये बहुत ही सिंपल है ना। MP मतलब आप समझते हो यार, MP क्या होता है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, है ना, विट्ठल है। सो उसका नाम है, हम लोगों ने विट्ठल रख दिया, दैट्स इट। अब है बेटा दूसरा है, इसमें कुछ होते हैं जैसे कि देखो, सर हिस्टिडीन, बोलो। सर पी से क्या था? क्या बेटा? पी से। पी से बेटा फेनिल एलानिन, फेनिल ओके सर। एलानिन, है ना। M से यस सर। मिथियोनिन, P से फेनिल एलानिन, V से वैलिन, I से आइसोल्यूटिन, T से ट्रिप्टोफैन। अदर जो दूसरा T है बेटा वो है थ्रियोनिन, A फॉर अर्जिनिन, L फॉर ल्यूसिन। ओके सर। ओके, ठीक है। इसके अलावा बेटा अब यहाँ पे इसको बिगाड़ना था। Sir, I'm unable to hear you.
Can you hear me? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Okay. So I will share the content. तो देखो मैंने यहाँ पे ये कहा बेटा कि अमीनो एसिड जो है उसके बारे में आप लोग बिल्कुल अच्छे से याद रख सकते। देखो एक बार वंस यू नो द इसेंशियल, है ना, देन देयर इज नो नीड ऑफ रिमेम्बरिंग नॉन इसेंशियल। नॉन इसेंशियल ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाए कि कौन से नॉन इसेंशियल है। यहाँ पे आते हैं। Sir, please can you repeat the full form of those two? Yes, MPVITTHALL और स्पेलिंग बढ़ा दिया। मिथियोनिन, फेनिल एलेनिन, वैलिन, आइसोल्यूसिन, थ्रियोनिन, है ना, ट्रिप्टोफैन, हिस्टिडीन, अर्जिनिन, ल्यूसिन, लाइसिन। श्योर? सर हिस्टिडीन जो होता है वो तो एसेंशियल में आएगा ना? देखो हिस्टिडीन का क्या होता है, हिस्टिडीन को हम लोग बोलते हैं सेमी इसेंशियल। ठीक है, हिस्टिडीन होता है सेमी इसेंशियल। ओके, तो ठीक है, अभी जो जब भी, आपने हाँ मैं यही बताने जा रहा था मैं। अच्छा, हिस्टिडीन जो है उसको हम लोग सेमी इसेंशियल बोलते हैं। ओके, और ये जो लिस्ट है ये किसका है फिर, एसेंशियल का है ये या नॉन इसेंशियल का है, ये सारे इसेंशियल है बेटा। अच्छा, All of them are- एसेंशियल है। हाँ पर सारे इसमें फिर essential। आर्जिनिन भी है ना, और आर्जिनिन तो हाँ मतलब अर्जिनिन है ना, मैंने कहा ना यहाँ स्टार मार्क क्यों लिखा है, क्योंकि है ना ये बिल्कुल यूजुअल बातों को नहीं दिखा रहा है, बराबर है। अच्छा, यूजुअली ऐसा जब हम लोग बोलते हैं ना यूजुअली, तो ये आमतौर पे होता है, तो रेयरेस्ट रेयर केसेस हम लोग बताते हैं। अभी हिस्टिडीन और आर्जिनिन, ये भी आर्जिनिन के बारे में याद रखो, हिस्टिडीन के बारे में याद रखो कि ये दोनों ही सेमी इसेंशियल होते हैं। किसको समझ में आता है सेमी इसेंशियल का क्या मतलब है? सेमी इसेंशियल का क्या मतलब हो सकता है? एनीवन Sir, कैन enough अंडरस्टैंड? quantity में प्रोड्यूस नहीं होता है वो body में। नहीं, ये रिलेटेड है बेटा इन्फेंट लेवल से। इन्फेंट मतलब जब बच्चे लैक्टेशन पे होते हैं ना, ठीक है, इन्फेंट लेवल से है, ठीक है, तब इनको रिक्वायरमेंट होती है हिस्टिडीन के। बाद में बेटा वो हिस्टिडीन बाहर से भी लेते हैं, समझ रहे हो? ठीक है, मतलब बाहर से नहीं लेते, खुद बनाना शुरू कर देते हैं। सो इसीलिए हिस्टिडीन को हम लोग सेमी इसेंशियल कहते हैं। मतलब अगर आपको कभी क्वेश्चन आए कि ऐसा बताओ कौन है जो सेमी इसेंशियल है, तो आप बोलना कि हाँ हाँ दिस इज व्हाट द सेमी इसेंशियल वन। ठीक है, ये थोड़ी इमेजेस में चेंज कर दूंगा, या थोड़ा डिटेल वाली है, एक्सेप्शंस वाली बहुत सारी है, तो इतना आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, नॉर्मली कौन इसेंशियल है कौन नॉन इसेंशियल है इतना भी अगर आपको याद रहा तो भी बहुत है बच्चा। तो क्या हम लोग आगे बढ़े? आगे बढ़े? हाँ। यस, ओके, परमिशन है ना, चलो बढ़िया है। तो हेंस डाइटरी प्रोटीन्स आर द सोर्सेस ऑफ एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। ठीक है, देखो अब यहाँ पे इसेंशियल तो हमें पता हो गया है, नॉन इसेंशियल भी पता हो गया है, समझ गए। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा ध्यान से समझना कि ये देखो, ये जो होता है फेनिल एलेनिन, ये क्या है, इसेंशियल है कि नॉन इसेंशियल है, बता दो बच्चों। Essential। इसेंशियल है। जब ये आ जाएगा हमारे बॉडी में, हमारी बॉडी क्या करती है, फेनिल एलेनिन को कन्वर्ट कर देती है इनटू द टायरोसिन। इसमें कन्वर्ट करेगी, टायरोसिन में, ट्रिप्टोफैन में वो कन्वर्ट करती है। ठीक है, टायरोसिन एक ऐसा अमीनो एसिड है जो नॉन इसेंशियल है, समझ रहे हो आप लोग? अब ये नॉन इसेंशियल जरूर है, थोड़ा ध्यान देखना। अभी जो स्टार मार्क दिख रहे थे आपको, अब ये बेचारा नॉन इसेंशियल हम लोग कह तो रहे हैं, बट आप इमेजिन करो अगर ये वाला अमीनो एसिड हमने कंज्यूम ही नहीं किया तो क्या ये बन पाएगा क्या? कैन यू? No, sir। नहीं ना। ठीक है, तो ये डेफिनेटली बेटा हम लोग तो चलो ठीक है याद करते। इसलिए क्या होता है, हर एक ऑर्गेनिज्म के हिसाब से भी थोड़ा थोड़ा इसेंशियल नॉन इसेंशियल ये जो चीजें हैं वो थोड़ी बदलती है ना, वो है ना, इतनी क्लियर नहीं मार्क की जाती। एनीवे, सो देखो प्रोटीन्स का क्या यूज है, क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है न्यूट्रिएंट्स अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। किसको समझ में आता है ये पॉइंट? आपके बॉडी में है ना, जो भी बेटा ट्रांसपोर्ट हो रहा है एक सेल से दूसरे सेल में, वो ट्रांसपोर्ट करने के लिए बहुत सारे है ना प्रोटीन जो है मदद करते हैं। तो ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन,
वेक्टर्स होते हैं, कैरियर प्रोटीन्स होते हैं, दे कैरी द मॉलिक्यूल्स फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल आल्सो। ठीक है, फाइट इन्फेक्शियस ऑर्गेनिजम्स। बेटा ये एंटीबॉडी, ये वर्ड आपने जरूर सुना होगा यार, है ना, एंटीबॉडी। हैव यू हर्ड अबाउट द एंटीबॉडी? Yes, sir. Yes, sir. एंटीबॉडी क्या होते हैं बेटा? एंटीबॉडी भी प्रोटीन ही तो होते हैं, है ना। इम्यूनोग्लोबुलिन बोलते हैं उनको हम लोग। क्या कहते हैं बेटा? इम्यूनोग्लोबुलिन, मतलब वो ग्लोबुलिन प्रोटीन होते हैं जो इम्यून अपना रोल प्ले करते हैं। ठीक है, नाउ सम ऑफ द प्रोटीन्स आर हार्मोन्स, जैसे कि इंसुलिन। इंसुलिन तो सबने सुना होगा, इंसुलिन बेटा प्रोटीन है ना। एंड सम आर एंजाइम्स। देखो ना, सारे ही एंजाइम बेटा एक्चुअली, है ना, सारे ही एंजाइम एक्चुअली प्रोटीन ही होते हैं, तो प्रोटीन से बने होते हैं। तो ये तो बिना प्रोटीन से तो एंजाइमेटिक एक्टिविटी हो नहीं सकती। सो देयर आर लॉट ऑफ एसेंशियल फंक्शंस, है ना, प्रोटीन्स करते हैं। ठीक है, अभी देखो जैसे यहाँ पे ये वाला, अभी फिर से एक चार्ट आपके सामने है। नाउ अंडरस्टैंड, है ना, फंक्शंस और प्रोटीन्स हमारे सामने है। कोलेजन, आपको पता है कोलेजन का क्या मतलब है? इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस है, इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस। ठीक है, एक बात याद रखना, हमारे इंडियन साइंटिस्ट थे बेटा जिनका नाम था रामचंद्रन। ठीक है, रामचंद्रन जिनको नोबेल भी मिला है। ठीक है, रामचंद्रन प्लॉट, ऐसा उन्होंने बेटा डिस्कवरी की है। आज जितना भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम लोग यूज करते हैं मॉलिक्यूलर लेवल पे, आपको पता होना चाहिए ये चीजें, है ना, यू मस्ट बी प्राउड। ठीक है, रामचंद्रन प्लॉट, ये जितना भी बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, इन सिलिको डिजाइन्स करते हैं। अब ये इन सिलिको क्या होता है, वर्ड में समझा देता हूँ। इन सिलिको, इन वीवो, इन विट्रो, these are the three words, you know। इन सिलिको का मतलब क्या है? इन विवो, इन विवो मतलब कोई भी मेटाबॉलिज्म, कोई भी रिएक्शन विद इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म हो रही है तो इसको बोलते हैं इन विवो। विवो मतलब जिंदा है भाई, लिविंग कंडीशन में। इन विट्रो का मतलब होता है वही सेम रिएक्शन, वही केमिकल मेटाबॉलिज्म जो सेल में हो रहा है, अगर Lab आप में। उसको लैब में, टेस्ट ट्यूब में करा देते हो, उसे आप बोलते हैं इन विट्रो। इसलिए टेस्ट ट्यूब बेबी जो होती है ना, वो कैसी है? इन विट्रो बनाई गई है, समझ रहे हो ना, इन विट्रो। अब आता है बेटा इन सिलिको। अभी सिलिकॉन वैली, ये वर्ड आपने जरूर सुना होगा, सिलिकॉन चिप, ये आपने सुना होगा। इट इज एक्चुअली रिलेटेड टू द सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स। तो हमने ऐसे प्रोग्राम्स बनाए हैं, अगर आप उसको अमाइनो एसिड सीक्वेंस बना के दे दोगे तो वो आपको अलग अलग कॉन्फ़िगरेशंस प्रोटीन्स के बना के देगा। सल्फर ब्रिजेस यहाँ बन सकते हैं, ये फंक्शनल साइड हो सकता है, इसका ये स्ट्रक्चर हो सकता है, ऐसा सब। तो रामचंद्रन प्लॉट ये जो है, ये इन्होंने डिजाइन किया था, और ये डिजाइन से उन्होंने इस चीज का स्ट्रक्चर बनाया था, कोलेजन का। आपको पता है कोलेजन हमारे बॉडी के लिए बहुत जरूरी चीज है बेटा, है कि नहीं? एनीवे, सो ट्रिप्सिन ये क्या है भाई? ये एंजाइम है यार, डाइजेशन वगैरह में यूज होता है, ऐसे बहुत सारे एंजाइम्स है। नाउ इंसुलिन ये क्या है बेटा? हार्मोन है। ठीक है, देन एंटीबॉडीज, बिल्कुल डेफिनेटली फाइट इन्फेक्शियस एजेंट्स। देन रिसेप्टर्स, देखो रिसेप्टर्स क्या है? सेंसरी रिसेप्शन, स्मेल, टेस्ट, हार्मोन। ठीक है, आपको स्मेल आता है, अल्फैक्टरी रिसेप्टर्स आपके बॉडी में सेल्स के ऊपर प्रेजेंट है। हमारे सेल्स के ऊपर बहुत सारे रिसेप्टर है। मैं आपको एक सीधी और सिंपल बात बताता हूँ। आपको ये पता है क्या कि किसी भी इंसान के अंदर जब भी HIV वायरस जाएगा तो वो HIV वायरस सिर्फ और सिर्फ टी लिम्फोसाइट सेल को ही इन्फेक्शन कॉज करता है, बाकी किसी दूसरे सेल को छूता तक नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि उसे चाहिए जो रिसेप्टर है CD4 रिसेप्टर, उसे चाहिए CD4 रिसेप्टर, और ये CD4 रिसेप्टर हमारे टी लिम्फोसाइट के ऊपर होते हैं। ये प्रोटीन्स है बेटा, हर सेल के ऊपर हर प्रकार का रिसेप्टर मौजूद नहीं होता। सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ द रिसेप्टर्स। यही तो सेल टू सेल कम्युनिकेशन का जादू है ना। व्हाई ओनली द कोरोना वायरस इन्फेक्ट्स इनसाइड द लंग्स? वो लंग्स के ऊपर अंदर जाकर के ऐसा क्यों करता है? तो डेफिनेटली बेटा उसका भी आंसर है अ स्पेसिफिक रिसेप्टर विच इज देयर, जिसको ये वायरस डिटेक्ट कर लेता है और उन्हीं सेल्स में जाके अपने को आपको मल्टीप्लाई करने की कोशिश करता है। तो बात को समझो, एक सेल दूसरे सेल के साथ में, या एक मॉलिक्यूल किसी दूसरे सेल के साथ में जब बात करता है
तो वो रिसेप्टर की भाषा समझता है। क्लियर है कह रहे? हाँ सर। Yes, है sir. ना, रिसेप्टर की भाषा समझता है। तो बेटा ये रिसेप्टर है क्या? मोस्ट ऑफ द रिसेप्टर्स आर प्रोटीन्स ओनली, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर होते हैं। ठीक है, GLUT4, ये देखो GLUT4, किसी को समझ में आ रहा है GLUT4 का क्या मतलब हो सकता है? एनीवन कैन, कोई भी टैलेंटेड बच्चा यहाँ पे दिमाग लगाए थोड़ा तो भी, क्या हो सकता है? एनीथिंग, एनीथिंग। बाइफरकेट करो तो देखो यहाँ पे सिंपल है, ये सेल है, बिल्कुल बिल्कुल सही। सेल के अंदर बेटा जब भी ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट किया जाता है तो यहाँ पे कैरियर प्रोटीन्स होते हैं सेल मेम्ब्रेन के ऊपर, है ना। तो ट्रांसपोर्ट, T फॉर द ट्रांसपोर्ट, GLU फॉर द ग्लूकोज, तो ये है बेटा ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। वैसे GLUT1 भी होता है, GLUT2 भी होता है। तो एक एग्जांपल इन्होंने यहाँ पे दे दिया है, इट इनेबल्स ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनटू द सेल। तो ये क्वेश्चन आपको मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है। ठीक है, इन सब में से जो क्वेश्चन आपको आएगा वो होगा बेटा GLUT4। बात क्लियर है ना? अरे समझ में आ रही बात, है ना? Yes, ये इसको sir. याद रखो, GLUT4 इज अ ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। यस, है ना? वेरी गुड। चलो यहाँ पे लाइन आ गई खुद ही। तो ये है बेटा प्रोटीन्स के बारे में फंक्शनल चीज है। नाउ यहाँ पे क्या बोला है देखो, कोलेजन इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल वर्ल्ड, है ना? ये पॉसिबल क्वेश्चन है। क्या आप बता सकते हो कि एनिमल्स में, एनिमल के सेल्स में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला कौन सा प्रोटीन है? तो आंसर क्या है बेटा? कोलेजन। नेक्स्ट, एंड रुबिस्को, दैट इज द रुबिलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीनेज, ये फोटोसिंथेसिस करने वाला एंजाइम, ठीक है, इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द होल ऑफ द बायोस्फीयर। मतलब आपको कोई भी पूछे कि पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है, एंजाइम, तो आंसर है बेटा रुबिस्को। यस एवरीवन, रुबिस्को, जो कि फोटोसिंथेसिस में यूज होता है ना। ये एक ऐसा इसका नेचर है, ये दोनों रोल प्ले करता है, दैट विल कैन टॉक, कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, मतलब ये वो एंजाइम है। जब बेटा CO2 का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा तो ये RUBP नाम का जो मॉलिक्यूल है, राइबोलोज बिसफॉस्फेट, 5 कार्बन वाला, इसके साथ इसको जोड़ देगा और हमें मिलेगा 6 कार्बन कंपाउंड, 1 कार्बन ऑफ दिस, 5 कार्बन ऑफ दिस। तो ये कौन सी एक्टिविटी हुई? कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी। ठीक है, इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी। बट यही एंजाइम जब CO2 का कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम हो जाता है तो बेटा वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है ना, और RUBP के 2 टुकड़े कर देता है। RUBP विल बी ब्रोकन डाउन इनटू द 2 फ्रैगमेंट्स, एक 3 कार्बन वाला और एक 2 कार्बन वाला, अलग प्रकार से रिएक्ट करेगा जब ऑक्सीजन, इसीलिए है ना, इसके 2 नाम हो सकते हैं या एक ही नाम इसको बोलते हैं, राइबोलोज बिसफायस, है ना, बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। ठीक है, सो यू कैन नो दिस, ये आपको पता है। बट आपको ये पता होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों कि मोस्ट अबंडेंट नेचुरल एंजाइम कौन सा है? द आंसर इज रुबिस्को। देखो आर्टिफिशियल बहुत सारे हैं, जैसे कि लाइपेज, लाइपेज यार, हम लोगों ने लाइपेज क्यों बनाए हैं यार? कपड़े धोने के लिए। डिटर्जेंट जितने आप खरीदते हो उनमें लाइपेज होता है, क्योंकि जो भी क्लॉथ को डर्ट लगता है उसमें लिपिड होता है, ऑयली कंटेंट होता है कि नहीं, है ना? तो आर्टिफिशियल तो बहुत है, सो ये नेचुरल है। दैट्स इट, बढ़िया है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अभी आता है बेटा, ये हो गया नॉर्मल पॉइंट, बहुत ही सिंपल, और ये है ना प्रोटीन के फंक्शंस के बारे में हमने बात की। व्हाट अबाउट द पॉलीसैकेराइड्स? So polysaccharides are the another class of the macromolecule found in the acid insoluble pellet. ठीक है, now talk about it. Polysaccharides are long chains of the sugars, है ना। यहाँ पे आप देख सकते हो स्टार्च का स्ट्रक्चर दिया गया है। ग्लूकोज जो होता है, ग्लूकोज के है ना बॉन्ड जो होते हैं वो बनते चले जाएंगे। ठीक है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, so that I will show you how these bonds are forms. For example, देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे पॉइंट है, cellulose is a polymeric polysaccharide
consisting of only one type of the monosaccharide glucose. तो देखो सेलुलोज में भी ग्लूकोज ही होता है, स्टार्च में भी ग्लूकोज ही होता है, बट थोड़ा सा अरेंजमेंट में डिफरेंस होता है, थोड़ा सा अरेंजमेंट में डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है हम लोग देखेंगे, ठीक है। अभी बस इंट्रोडक्टरी लेवल पे समझ जाओ। स्टार्च इज ए पॉलीसैकेराइड, सेलुलोज इज आल्सो ए पॉलीसैकेराइड, बोथ ऑफ देम आर मेड अप ऑफ द ग्लूकोज, ठीक है, बोथ ऑफ देम आर मेड अप ऑफ द ग्लूकोज। आप में से कितने लोग जानते हैं कि जो व्हीकल्स होती है, कार खास करके, है ना, उसके जो बेटा जो क्या बोलते हैं ग्लासेस होते हैं, जब एक्सीडेंट के बाद ग्लासेस को आप बिखरे हुए देखोगे तो उसको क्या बोलते हैं, वो ग्लास क्या होता है? एनीवन नो दैट? बेटा उसके शार्प एजेस बनते पाउडर ही हैं, होता है थोड़ा। हाँ पाउडर होता है, शार्प एजेस बनते हैं या ऐसे सर्कुलर आपको देखने को मिलेंगे, है ना। जहाँ एक्सीडेंट होता है वहां देखो जो ग्लास गिरी होती है ना, ये जो कार के जो भी शीशे होते हैं वो टूटे हुए हैं, वो कैसे होते हैं? शार्प होता है। शार्प नहीं होते बेटा, शार्प नहीं होते, राउंड होते हैं। बिल्कुल ऐसे राउंड राउंड स्पेरिकल होते हैं, है ना, टूटेंगे तो दिखते हैं। तो पता है हम लोग वो क्या होता है, उनको हम लोग है ना, वो जो होती है ना, उसमें सेलुलोज बनाया जाता, सेलुलोज भर दिया जाता है। ये वो ग्लास बनाने के लिए हम लोग सेलुलोज का यूज करते हैं, ठीक है। तो देखो ये लाइफ सेविंग वाला सिस्टम है, तो आप लोग ये देखोगे, नोटिस करोगे तो वैसे सेलुलोज के बहुत सारे यूज है, ठीक है। सेलुलोज नाइट्राइट एक कंपोनेंट आता है, इट इज अ वेरी वेरी ग्रेट एक्सप्लोजिव, है ना, ब्लास्ट कराएगा भाई खतरनाक लेवल का, ये लाइफ टेकिंग वाला हिसाब है इसका। सो सी सिंपल मॉलिक्यूल्स है यार, बट इनके यूजेस एप्लीकेशंस आप लोग देखोगे आगे चल करके, जब आप है ना ये सब सेक्टर्स में जाओगे तो आपको पता चलेगा कि अरे ये तो पढ़ा था थोड़ा बहुत, ठीक है। सो राइट नाउ व्हाट वी आर अंडरस्टैंडिंग, दे आर द थ्रेड्स, लिटरली अ कॉटन थ्रेड, बराबर है। कॉटन जो होता है आप लोग देखते हो कंटेनिंग डिफरेंट मोनोसैकेराइड एज अ बिल्डिंग ब्लॉक्स, तो उनमें ग्लूकोज बॉन्ड होता है डेफिनेटली, ठीक है। देखो सेलुलोज इज अ होमोपॉलीमर, सेलुलोज भी होमोपॉलीमर है। ऑल द मोनोमर्स आर ऑफ द सिंगल टाइप, सारे मोनोमर जो होते हैं वो ग्लूकोज है, इसीलिए होमोपॉल। स्टोर हाउस ऑफ द एनर्जी इन प्लांट टिश्यू, ठीक है, यहाँ देख सकते हो स्टार्च है। स्टोर हाउस कौन है बेटा एनर्जी का, वो स्टार्च है। सो हम लोग है ना इसको थोड़ा पेन एंड पेपर मेथड पे लेते हैं यार। आप चाहो तो बेटा नोट्स बना सकते हो, अगर आप चाहो तो, अगर आप नहीं चाहो तो नहीं बनाओ। क्या बेटा? स्टोर हाउस ऑफ, हाँ स्टार्च जो होते हैं वो स्टोर हाउस है, मतलब स्टोरेज होता है ना, एनर्जी को स्टोर करने के लिए बना है ना। मतलब जब हम फोटोसिंथेसिस पढ़ते हैं तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस में क्या बनता है, ग्लूकोज, बट ये ग्लूकोज को स्टोर कैसे करेंगे, हाउ यू विल स्टोर द, इन द फॉर्म ऑफ द स्टार्च। इवन अगर आपको याद हो तो मैंने ये बताया था आप लोगों को कि ये जो देखो सबसे पहले यहाँ पे कुछ सादे सादे पॉइंट्स हम लोग लिखते हैं और रिगार्डिंग दी कार्बोहाइड्रेट्स, है ना, थोड़ा सा बेटा नोट्स बना लेते हैं, ठीक है। देखो organic substance है, obviously we're talking about what the first we are talking about the monosaccharides, ठीक है। एंड ये जो मोनोसैकेराइड्स होते हैं डेफिनेटली बेटा ये सारे ही ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स होते हैं। हम लोग कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ रहे हैं, ये बात याद रखो, ठीक है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दे हैव द कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये तीन चीजें होती है, ठीक है। एंड सी दैट इज वेरी इंपॉर्टेंटली यू ऑल हैव टू अंडरस्टैंड कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है ना ऑकर्स इन रेशियो ऑफ 1:2, मतलब इसका अगर आप रेशियो देखोगे है ना, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है तो 2:1, ये वाला रेशियो हमको देखने को मिलता है। या तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि रेशियो जो होता है 1:2:1, ऐसा इसमें आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। सो नाउ सपोज इफ आई विल राइट डाउन, इसको अगर हम स्ट्रक्चरली भी समझे तो एक कार्बन है, इस कार्बन के साथ में CN है, इसके साथ बेटा H2ON प्रेजेंट होता है। एक्चुअली दिस इज दिस थिंग है ना, ये है H2ON, ठीक है।
या इसका एम्पिरिकल फार्मूला हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CH2ON। नाउ N जो है N इट कैन बी 3 और अप टू, है ना, अप टू 7, इससे ज्यादा नहीं और इससे कम नहीं, ये बात याद रखो। लेस देन 3 इज नॉट ए मोनोसैकेराइड, मोर देन 7 इज नॉट ए मोनोसैकेराइड। मतलब कार्बन मिनिमम 3 हो सकते हैं, कार्बन मैक्सिमम 7 हो सकते हैं इन ए मोनोसैकेराइड। एवरीवन इज क्लियर? यस, है ना। अगर हम इनके नाम समझना चाहते हैं तो हम लोग इनको समझेंगे, बट मुद्दा क्या है, देखो जब भी आपको मोनोसैकेराइड देखने को मिलते हैं तो बेटा वो सिंपल होते हैं, दे आर वेरी सिंपल, ठीक है। सिंपल मॉलिक्यूल्स होते हैं, सिंपल शुगर इनको हम लोग बोलते हैं, मोनोसैकेराइड्स को हम लोग सिंपल शुगर कहते हैं। एंड देखो, है ना, इसको हम लोग बोलते हैं सिंपल शुगर क्यों है, बिकॉज कैन नॉट हाइड्रोलाइज्ड फर्दर। मतलब आप हाइड्रोलाइसिस करोगे एंजाइम से तो आप पॉलीसैकेराइड को, है ना, ओलिगोसैकेराइड में ब्रेक कर सकते हो, ओलिगोसैकेराइड्स को डाइसैकेराइड में ब्रेक कर सकते हो, डाइसैकेराइड को मोनोसैकेराइड में ब्रेक कर सकते हो, बट मोनोसैकेराइड को आगे आप लोग स्प्लिट नहीं कर सकते क्योंकि दैट इज अ यूनिट, वही यूनिट है, इसीलिए ऐसा नहीं किया जा सकता। अगर आप इनको नोटिस करोगे तो इफ दे हैव ओनली 3 कार्बन, इसका फॉर्मूला होगा C3H6O3, इनको हम लोग बोलेंगे बेटा ट्रायोल्स। इज इट क्लियर? वेरी सिंपल, है ना। अब ये आप आराम से, यार आप इतना इंटेलिजेंट जरूर हो कि अगर मैं 4 कार्बन लिखूंगा C4H8, है ना, O4, इसको मैं क्या बोलूंगा भाई, टेट्रोस, है ना। 5 कार्बन लिखूंगा C5H10O5, इसको मैं क्या लिखूंगा बेटा, पेंटोस। अब यही तो डीएनए आरएनए में हम लोगों ने पढ़ा। देन 6 कार्बन वाला लिखूंगा C6H12O6, it's the hexose, and the last one is 7 carbon C7H14O7, it's called as what, the heptose। ठीक है, तो ये हो गए 5 एक्चुअली वैरायटीज, है ना। नाउ यहाँ पे भी एक मजेदार बात ये है कि ये जो 3 कार्बन 4 कार्बन वाला होता है ना, इनमें रिंग स्ट्रक्चर्स नहीं बनते। मतलब आपको इनमें रिंग स्ट्रक्चर देखने को मिल सकते हैं, खास करके 5 कार्बन 6 कार्बन में हम लोगों को जो भी ऑर्गेनिक रिंग स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं, है ना, वो इन्हीं के केसेस में आपको देखने को मिलेंगे। ग्लूकोज इज वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ द हेक्सोस, वेरी क्लियर, ओके, बहुत बढ़िया। चलो अब एक और बात मैं आपको बताता हूँ। बात ये है कि जब भी आप लोग कार्बोहाइड्रेट्स को देखो तो कार्बोहाइड्रेट के केस में यहाँ पे नोटिस करना, they can have, the monosaccharides can have, ठीक है, 2 different functional groups, ठीक है। मतलब they can have aldose, that is what the point we have, to aldehyde group, ठीक है। अगर जब भी बेटा उनमें अल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है तो मैं उसको बोलता हूं, उसे क्या कहूंगा बेटा मैं, it's called as what, the aldose sugar, it's called as the aldose sugar। For example, glucose, beta glucose is an aldose sugar, 6 carbon है ना, 6 carbon aldose sugar। Right now if I will write down, they can have the ketone group, they can have the ketone group, और जब बेटा कीटोन ग्रुप होगा तो डेफिनेटली आई विल कॉल इट एज ए कीटो शुगर। फॉर एग्जांपल फ्रुक्टोज, इसमें भी 6 कार्बन है। तो बेटा हमको ये समझना है कि अल्डोज एंड कीटोज आर द आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। दैट मींस आई कैन राइट डाउन हियर दैट द ग्लूकोज एंड द फ्रुक्टोज आर आइसोमर्स। समझ रहे आ रहे भाई, समझ रहे है ना, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज आर आइसोमर्स। आइसोमर्स है ना वो कि नहीं है,
फार्मूला एक ही है बेटा दोनों का, C6H12O6, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज सेम बट स्ट्रक्चरली दे आर डिफरेंट, उनके फंक्शनल ग्रुप Yes, अलग अलग sir. है, एक का Yes, sir. आल्डिहाइड है दूसरे का बेटा कीटोन है ना। मतलब आपको ये बहुत क्लियरली समझ में आता है, आप समझते हो यार, ठीक है। देखो इनको हम लोग अल्डोज और कीटोस कहते हैं, ठीक। सो ये जो स्ट्रक्चर्स हमको देखने को मिलते हैं, इन स्ट्रक्चर्स को जब भी हम लोग पढ़ेंगे, जैसे अभी देखो मैं यहाँ पे इसको स्ट्रक्चरली अगर रिप्रेजेंट करे, देखो अगर मैंने यहाँ लिखा बेटा, ये बनाए मैंने कार्बन, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन 6 कार्बन, 6 कार्बन है, ज्यादा 6 कार्बन, ठीक है। नाउ यहाँ पे देखो मैंने लिख दिया H एंड डबल बॉन्ड O. Now again I will write down H and here I will write down that is what the OH. ठीक है, here there is a OH as well as what the H and then HOH, H. Last one is what this one. ठीक है, यहाँ पे एक H है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है और यहाँ पे बेटा OH है। तो आपको ये समझ गए कि ये क्या है? यस, क्या आप समझ गए क्या है? Yes, आप sir. क्या है बताओ, ये Sir, क्या है? glucose है ये. इसमें aldehyde डेफिनेटली, है. ठीक है। बट यहाँ पे अगर मैं इसको लिखूं कि दिस इज एन ओपन चेन ग्लूकोज, ये क्या है बेटा? ओपन चेन ग्लूकोज, ठीक है। दिस इज व्हाट द ओपन चेन ग्लूकोज। तो ये आपको समझ में आना चाहिए यार, ओपन चेन ग्लूकोज है। राइट नाउ आई वांट टू आस्क यू ऑल, है ना, यहाँ पे एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ। अगर मैं इसको नंबरिंग करता हूँ, सपोज दिस इज 1 कार्बन, 2nd, 3rd, 4th, 5th एंड 6th, ये 6 कार्बन है, 6 कार्बन, ओके। आप बता सकते हो कि फ्रॉम द 2nd कार्बन टू द 6th कार्बन, है ना, आपको कौन डिफरेंट लगता है? विच वन इज अ डिफरेंट, विच वन इज डिफरेंट अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ द हाइड्रोक्सिल आयन, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, बताओ। सर वो Third carbon. थर्ड कार्बन, बहुत बढ़िया, चलो तो क्लियर है। अब अगर मैं ये आपको कहता हूं कि देखो यहाँ पे मेरे पास में जो फर्स्ट कार्बन है, द कार्बन नंबर 1, ठीक है, एंड द कार्बन नंबर 5, दिस इज व्हाट द कार्बन नंबर 1 एंड द कार्बन नंबर 5। अगर मैं इनके बीच में एक बॉन्ड बनाना चाहता हूँ, कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर 5, कैन इट इज पॉसिबल? क्या ये पॉसिबल है? है कि नहीं है? Yes, sir. है ना। सपोज ये देखो, ये वाला ऑक्सीजन जो है, इसकी तरफ ध्यान रखना, ये ऑक्सीजन आ गया यहाँ पे, ठीक है। नाउ दिस इज द फर्स्ट कार्बन पोजीशन, ठीक है। राइट नाउ दिस इज अ स्ट्रक्चर, ओके। सो 2nd कार्बन, 3rd कार्बन, 4th कार्बन, 5th कार्बन एंड आउटसाइड द रिंग द 6th कार्बन, करेक्ट है? यस, ठीक है। टू अंडरस्टैंड अगेन, सी यहाँ पे मैंने लिखा OH, यहाँ पे लिखा H, पक्का OH H। नेक्स्ट वन, टू अंडरस्टैंड दिस, यहाँ पे बेटा डेफिनेटली ये जो बाकी के जो पोर्शन है, जैसे कि 2nd कार्बन पे आ जाएगा H एंड OH, यहाँ पे कैसा होगा आप जानते हो, OH and H, because this is a 3rd carbon. Again on the 4th carbon we have the same arrangement, H and OH, ठीक है। And last is on the C, here you have the 1H and here on this one you have the CH2OH, करेक्ट है क्या बेटा? ये स्ट्रक्चर आप देख लो, हाउ ये आपको Yes, समझ में आना चाहिए। मैं यहाँ पे सर्कल कर देता हूँ ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो। दिस इज अ 5th कार्बन, दिस इज अ 1st कार्बन and this is a bond that I have actually mentioned. ये जो रेड कलर का जो बॉन्ड है वहां पे आपको दिखाया जा रहा है। तो how that open chain is converted into an pyranose? Yes, this is a pyranose ring, yes, of the glucose. क्लियर है क्या? देख लो, इसीलिए मैंने पेन एंड पेपर उठाया क्योंकि आपको बना के दिखाऊं, ठीक है। देखो ये होता है पायरानोज रिंग,
कोई प्रॉब्लम है पूछ लो यार। सर एक बार कंप्लीट रिंग दिखाओ ना। ये देखो ना, ये कंप्लीट रिंग है। अब सब लोग मजेदार बात देखना, मैं एक और बार यही रिंग बनाऊंगा। आई विल मेक द सेम टाइप ऑफ द रिंग, बट थोड़ा अलग बनाऊंगा। आई विल मेक समवॉट डिफरेंट। हो गया बेटा? यस Yes, sir. Yes, sir. ओके, बढ़िया। नाउ सपोज इफ आई वांट टू मेक द सेम टाइप ऑफ रिंग, मुझे अगर अगर आप बताओ कि यार अगर मैं यही स्ट्रक्चर फ्रुक्टोज के लिए बनाना चाहता हूँ तो कैसे बनेगा यार ये, है ना? हाउ कैन आई मेक द स्ट्रक्चर फॉर द फ्रुक्टोज? फ्रुक्टोज के लिए कैसा स्ट्रक्चर बनेगा, कौन बताएगा भाई? यहाँ पे कीटोज ग्रुप कहाँ पे होगा? ऑन द सेकंड कार्बन, सेकंड कार्बन पे होगा ना। मतलब क्या ऐसा होगा ये अरेंजमेंट? कैन यू टेल मी एनीवन? सी दिस वन, बड़ा ध्यान से देखो। ये बेटा नंबर 1 कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन एंड सिक्स्थ कार्बन, दैट्स इट, डन। देखो 6 कार्बन तो आपको पता है यार, यहाँ पे आपको H और यहाँ पे H और यहाँ OH है। अगर मैं यहाँ पे ऐसा कर दूं तो क्या आप एग्री हो? और मैंने अगर यहाँ पे ऐसा कर दिया तो सेकंड कार्बन पे, Yes, sir. याद रखना थर्ड कार्बन की तरफ ध्यान रखो। थर्ड कार्बन को मैं कैसे लिखूंगा बेटा? Watch. बहुत बढ़िया, इसीलिए मैंने बोला कि नोटिस करके रखना कि थर्ड कार्बन पे क्या हो रहा है। बात क्लियर है? सबको समझ में आया क्या, है ना? राइट नाउ कैन आई राइट लाइक दिस? एग्री? ये है Yes. ओपन चेन ऑफ द फ्रुक्टोज, है ना? क्या बेटा? ओपन चेन ऑफ फ्रुक्टोज। नाउ मैं सबसे आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि अगर मुझे फ्रुक्टोज का रिंग बनाना हो, अगर मुझे बेटा फ्रुक्टोज का रिंग बनाना है तो इसमें कौन से कार्बन इन्वॉल्व होंगे? Second carbon और फिर बराबर, मतलब उसका फंक्शनल ग्रुप इन्वॉल्व होगा। यस और नो? fifth carbon. तो अगर मैं यहाँ पे ये रेड कलर का मार्क कर लेता और मैं बोलता हूँ कि द बॉन्ड इज एक्चुअली बिटवीन दीज टू, मतलब देखो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, ये सिक्स्थ है, ठीक है? तो क्या फ्रुक्टोज में पायरानोज रिंग बनेगा क्या? पायरानोज का मतलब होता है, ठीक है, पायरानोज का मतलब होता है 1 2 3 4 5 इन द रिंग with oxygen and the sixth carbon is outside, ठीक है? 5 का रिंग बन गया, ठीक है, मतलब ये 6 कॉर्नर आ गए, तो दैट इज पायरानोज। आप इसको ज्यादा बेहतर पढ़ोगे इन योर केमिस्ट्री, हम लोग उतना ये नहीं करते। तो बायोमोलिक्यूल्स यहाँ पे, क्योंकि मुझे आपको बॉन्ड समझाने हैं, तो कैन आई मेक दिस स्ट्रक्चर राइट नाउ इन फ्रंट ऑफ यू? मैंने यहाँ पे ऑक्सीजन लिख लिया भाई, दिस इज एन ऑक्सीजन। नाउ ये जो 2 कॉर्नर है ना ऑक्सीजन के, ये मैंने बना दिए। यहाँ पे क्या है पता है? यहाँ पे है ना एक कार्बन जो है CH2OH, और इस कॉर्नर पे भी है बेटा अगेन CH2OH।
एग्री? अरे एग्री हो क्या? Yes, sir. है ना? अगर ऐसा है तो अगर मैंने ये ऐसे बना दिया तो चलेगा? Yes, sir. बहुत बढ़िया। मतलब यार ठीक है, Yes. आप तो एग्री हो गए, ऐसा बनाए तो चलेगा, ऐसा बोल रहे हो। तो क्या ये स्ट्रक्चर बिल्कुल सही है ना? नंबर 1 कार्बन किधर होगा फिर? है ना? Sir, नंबर right. 1 तो ये है। अगर नंबरिंग कर रहे हैं हम लोग, चलो ले लेते हैं। दिस इज नंबर 1, तो फिर 2 कहाँ पे होगा? यहाँ पे 2 होगा, उसका OH यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, देखो क्योंकि उसने एक तो बॉन्ड वहां पे सेट कर दिया है। देन ये हो गया बेटा 3, तो यहाँ आ जाएगा तेरा OH ऊपर H, इसलिए थर्ड कार्बन पे हमेशा ध्यान रखना है। फोर्थ कार्बन इज दिस, दैट इज H and OH, एंड देन दिस इज द फिफ्थ कार्बन। ठीक है, यहाँ नंबर दे देता हूँ, यहाँ पे आ जाएगा बेटा H और CH2OH ऊपर। सबको क्लियर है? क्या मैंने सही बनाया है? सब लोग देख लो, आराम से देखो, है ना? बराबर है। इसको बोलते बेटा फ्यूरानोस। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? फ्यूरानोस रिंग। पक्का है रे मेरे प्यारे बच्चों? Yes, sir. बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया यार। ठीक है, अब यार ये 2 चीजें हो गई, बहुत ही बढ़िया हो गया। आपको तो सारी बातें समझ में आ गई है, कोई इशू ही नहीं है। ठीक है, अब मैं आपको एक और स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ। ये जो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है ना ये बच्चों, ये वाला ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है ना? इसके नीचे ये ड्रॉ तो नहीं करना है आपको, आप आराम से कहीं भी कर देख रहे सकते हैं हैं। एक बार। हाँ देख लो, देख लो। आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे, जब तक आप डायग्राम बना रहे हो तो इससे भी अलग प्रकार का स्ट्रक्चर बनता है, वो चेयर फॉर्म वगैरह बनता है। सो विल यू विल स्टडी इन दैट वन। ठीक है, बट देखो यहाँ हमको ये बात भी याद रखनी है कि जो ग्लूकोज हम लोग खास करके बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलता है, सेल्स में देखने को मिलते हैं बेटा, वो होते हैं डी टाइप, डी ग्लूकोज बोलते हैं हम लोग को। डेक्स्ट्रो रोटेटरी, लिवो रोटेटरी, ऐसे वर्ड्स आप लोग पढ़ोगे। ठीक है, डी टाइप, एल टाइप, दिस, ये सारी चीजें जो है आप मेरे प्यारे बच्चों पढ़ोगे। ठीक है, वो मैं शायद नेक्स्ट क्लास में भी बताऊंगा आपको कि अरे हो कैपिटल गया। डी लिखा है तो क्या होगा और स्मॉल डी लिखा हो तो क्या होगा। किसी को पता है? अगर मैं कैपिटल डी लिखता हूँ और स्मॉल डी लिखता हूँ तो दोनों में फर्क है कि सिमिलरिटी होती है? एनीवन नोज इट? अलग होगा। पता नहीं एक ही होता है? No, sir. Different. डिफरेंट होता है। तो क्या डिफरेंस है? Structure different. स्ट्रक्चरल डिफरेंस। ओह माय गॉड, ये तो पता ही नहीं था मुझे। डिफरेंस क्या है वो तो है, ठीक है, व्हाई इट इज? Sir, will it be related to acid soluble and acid insoluble? हम लोग बात करेंगे यार इसके बारे में। इसका रोटेशन से कोई मतलब होता है क्या? ऑप्टिकल एक्टिविटी से कोई संबंध है क्या? यस, इज देयर एनी कनेक्शन, है ना, ऑप्टिकल एक्टिविटी? तो ये सारी चीजें आप पढ़ोगे एक्चुअली। अभी तो तुम्हारा हुआ ही नहीं ना उधर, नहीं तो आप ही मेरे को ज्ञान दे रहे होते। ठीक है, ठीक है, सो कोई बात नहीं। देखो हमारे लिए जितना यूजफुल है, क्यों मैं अभी ये स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, क्योंकि देखो मुझे बॉन्ड समझाने हैं आप लोगों को इनके बीच के। राइट नाउ देखो यहाँ पे हम लोग, मैं एक और ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बना देता हूँ बच्चों, बहुत अच्छे से समझ जाओ। है, ये देखो यहाँ पे मैंने ऑक्सीजन लिख दिया है, ये ऑक्सीजन की जगह है, पोजीशन है। ध्यान देना सब लोग, यहाँ पे नोटिस करना ये नंबर 1 कार्बन है। ठीक है, दिस इज अ नंबर 1 कार्बन, and on this here I will write down the OH H. Then here on the second carbon, that is the HOH. On the third carbon it is OH H. On the fourth carbon it is the HOH. And the fifth carbon it is the H, and here there is a sixth carbon, that is CH2OH. क्या आपको लगता है, मतलब कौन सी चीज आपको अटपटी सी लग रही है जो कि होना नहीं चाहिए था? व्हाट इज दैट? अगर आपको चाहो तो आप, है ना, मैं थोड़ा सा इसको मिनिमाइज करता हूँ। सर आप दोनों फर्स्ट कार्बन स्ट्रक्चर, में
है ना, देयर इज अ डिफरेंस इन द फर्स्ट कार्बन एंड फोर्थ कार्बन, बराबर है ना। फोर्थ कार्बन और फर्स्ट कार्बन में डिफरेंस है, क्या है, नंबर तो ठीक है, नंबर सिस्टम भी सही है, ठीक है। डिफरेंस क्या पे है ना, आप नोटिस कर सकते हो, OH HOH है क्या, ठीक है। यहाँ पे आप नोटिस करना, यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको चेंज करके दिखा देता हूँ राइट नाउ, थोड़ा ध्यान देना, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखो, ये वाला जो पोजीशन है ना, यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ लिखता हूँ H और यहाँ पे OH। नाउ फोकस ऑन दिस, फोकस ऑन द OH ग्रुप एंड देन फोकस ऑन द OH ग्रुप, है ना। 2 ग्लूकोज मैंने बनाए हैं, आपको दिखाई दे रहे हैं, इसको बेटा मैं बीटा ग्लूकोज कहता हूँ, इसे मैं क्या कहता हूँ, बीटा ग्लूकोज। और ये जो होता है इसको हम लोग कहते हैं अल्फा ग्लूकोज। तो जो पहले मैंने एक्चुअली स्ट्रक्चर बनाया था वो बीटा ग्लूकोज ही था, ठीक है। अब नीचे भी बीटा बना दिया, इसलिए ऊपर मैंने इसको अल्फा में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। सो हियर अल्फा ग्लूकोज एज वेल एज बीटा ग्लूकोज, इनमें अगर कभी आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा तो दैट इज ऑन द फर्स्ट कार्बन, ऑन फर्स्ट कार्बन का जो OH होता है ये वाला, ठीक है। अगर वो इस साइड में है और ये इस साइड में है, इससे फर्क पड़ता है, ठीक है। इससे हम लोग अल्फा और बीटा ऐसे 2 प्रकार के ग्लूकोज के बारे में बात करते हैं। क्या आपको सबको क्लियर है, क्या बताया मैंने? यस सर। है ना, ये देखो ऐसा स्ट्रक्चर आपको दिखेगा, है ना। यहाँ पे मैंने HOH लिखा है, दिस इज अ फर्स्ट कार्बन, ऐसा स्ट्रक्चर आपको दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको दिखेगा OHH, तो ये क्या है बेटा, अल्फा, और ये क्या है, बीटा ग्लूकोज, करेक्ट है, यस, Yes, sir. ओके। तो सर नाउ अल्फा और फोकस, बीटा में दोनों जगह का पोजीशनिंग का ही डिफरेंस है, बाकी सेम है। सेम है ना, इसलिए तो ग्लूकोज है ना, ओके बाकी तो सर। सेम है, इसीलिए तो ग्लूकोज है बेटा, है ना। यस। चलो अभी सब लोग ध्यान से, हाँ अभी फोकस करना, अभी जो मैं करने जा रहा हूँ इसको तरफ ध्यान से देखो, हाँ मैं बहुत सादी बात आपको समझाने जा रहा हूँ, बहुत ही सादी बात। देखो मेरे पास है ना, ये देखो बच्चों, सब बच्चे बड़े ध्यान से देखना, ये है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ओके। पोजीशन ऑफ द हाइड्रोक्सिल आयन, यशोवर्धन ऑन द कार्बन नंबर 1, बाकी उसका केमिस्ट्री आप पढ़ोगे, है ना, बहुत सारी चीजें आपको डिफरेंस देखने को मिलेगी ना। देखो यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों, ये है कार्बन 6, ये है कार्बन 1 और ये है कार्बन 4, इनकी तरफ ही ध्यान देंगे हम लोग। कार्बन 4 पे यहाँ पे H और OH है, यहाँ पे H और OH है। मेरे पास और एक मॉलिक्यूल मैंने बनाया ग्लूकोज का, ये है कार्बन 1 HOH, ये है कार्बन 4 HOH, ये है कार्बन 6, डन, ठीक है। नाउ होगा क्या, इनकी तरफ आप फोकस रखो बच्चों, यहाँ है OH और यहाँ है OH, यहाँ पे फोकस रखो। इसमें से अगर मैं वाटर मॉलिक्यूल निकाल देता हूँ, ठीक है, अब कहाँ से OH गया, कहाँ से O है ना H गया, ये मत पूछना, जस्ट फोकस, इनके बीच में एक बॉन्ड बन गया, ठीक है, क्योंकि ये अल्फा ग्लूकोज है, क्योंकि ये अल्फा ग्लूकोज है और लिंकेज जो बना है 1 और 4th कार्बन के बना है, इसलिए इसको मैं बोलता हूँ अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड या अल्फा 1,4 लिंकेज, डन, समझ गए क्या? यस प्यारे बच्चों, हाँ सर समझिए। बहुत बढ़िया, सबको समझ गया, यस। बहुत बढ़िया। राइट नाउ फोकस करो, ये जो बॉन्ड है आपको ऐसे स्टार्च में देखने को मिलेंगे, ठीक है, स्टार्च में आपको अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड देखने को मिलेगा, पक्का, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? राइट नाउ आई विल डू द सेम थिंग हियर, बड़ा ध्यान से, सर ड्रॉ ये करने दो ना। हाँ हाँ मैं टाइम दूंगा ड्रॉ करने के लिए, पहले थोड़ा समझ लो, ठीक है। ये देखो, ये है मेरे प्यारे बच्चों, ये है अल्फा। अभी सपोज
This is a carbon 1, this is carbon 4, this is a carbon 6. Now notice करो, मैं यहाँ पे लिखता हूँ OH, यहाँ पे HOH. Again same thing, OH, H. Yes, यहाँ पे फोर्थ कार्बन, यहाँ फर्स्ट कार्बन है, HOH. This is the sixth carbon. Right now, if there is a loss of one water molecule, we'll form a bond. The bond is, just focus, OH यहाँ पे है, गया, OH यहाँ पे है, गया, ठीक है. The bond is this. और ये बॉन्ड है बेटा बीटा 1,4 लिंकेज. और ये ऐसा बॉन्ड आपको देखने को मिलता है सेलुलोज में. क्या आपके सामने बेटा क्लियर है? Yes, sir. देख लो, मेरा पर्पस अल्फा बीटा बताने का इतना ही था कि मैं आपको अल्फा बीटा लिंकेज बता सकूं, क्योंकि क्वेश्चन आता है और ये बायोलॉजिकल क्वेश्चन है भाई. स्टार्च और सेलुलोज में डिफरेंस बताओ. यस, स्टार्च और सेलुलोज में क्या डिफरेंस है भाई? स्टार्च में जो बॉन्ड होता है यार, वो अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होता है, और सेलुलोज में जो बॉन्ड होता है वो बीटा 1,4 लिंकेज है. Yes. सर वो ग्लूकोसाइडर बॉन्ड है ना? हाँ, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड. हो गया रे? बनाया क्या ये? हाँ सर. Sir, one. ठीक है. सेकंड डायग्राम में पहला वाला बीटा है ना? सेकंड डायग्राम में दोनों ही बीटा है बेटा. सर दोनों बीटा है. हाँ, ये वाले का स्ट्रक्चर तो अल्फा जैसा है ना? इसका स्ट्रक्चर अल्फा जैसा है, नहीं उसी नहीं, का सॉरी स्ट्रक्चर सॉरी, मैं कंफ्यूज हो गई है. थी. हाँ, एक और बॉन्ड है, हाँ, वो भी बताना है. मैं बार बार 6 कार्बन बना रहा हूँ, आप ध्यान देना है. आई एम मेकिंग द 6 कार्बन कंटिन्यूअसली. यस सर ना? तो वैसे भी अगर मैं आपको बोल भी दूंगा तो आप समझ जाओगे. द बॉन्ड विल बी द ना अल्फा 1,6 लिंकेज. कैन यू अंडरस्टैंड दिस? Yes, sir. हो गया बच्चों?
Yes, sir. 1 more. Sir, done. डन, बहुत बढ़िया। ओके, तो देखो आप अगर बना सकते हो तो बना सो, मतलब देखो बड़ा ही सिंपल है यार। मैं अगर यहाँ पे बोलूँ, ये देखो, ये एक मेरे पास ग्लूकोज है, ठीक है, HOH HOH, नंबर 1, नंबर 4, नंबर 6 यहाँ पे है, ठीक है। नाउ यू अंडरस्टैंड दिस वन, बहुत ही सिंपल है ना। अब यहाँ नीचे एक ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज है, ठीक है, यहाँ मैंने ऑक्सीजन बना लिया, ठीक है, अंडरस्टैंड दिस वन। ये उसका बेटा HOH है, और यहाँ पे बेटा उसका 4th कार्बन है, वो भी बेटा HOH है, लेट्स व्हाटएवर मे बी, बट सी ऑन द 6th carbon it is actually CH2OH, करेक्ट है। Yes. अब आपको फोकस करना है कि इसके पास एक OH है, और यहाँ पे बेटा 1st कार्बन के पास OH है, ठीक है। तो क्या होगा, अगेन देयर इज अ लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। जब भी वाटर मॉलिक्यूल का लॉस होगा तो यहाँ हमें एक बॉन्ड देखने को मिलेगा। वो बॉन्ड कैसा होगा आप देख सकते हो, समझ सकते हो, यू आर मोर क्लेवर देन मी, सो दिस इज अ बॉन्ड, ठीक है। तो इस बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं अल्फा 1,6 लिंकेज, ठीक है। तो आपको बेटा स्टार्च में ही ये स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं, है ना। अमाइलोपेक्टिन के बारे में जब भी हम लोग बाद में बात भी करेंगे, तो उसमें लॉन्ग चेन तो होती है इस तरह से, है ना, अल्फा बॉन्ड 1,4 बॉन्ड बना, बट आपको बीच में ही दिखेगा कि ब्रांचेस भी होती है। ब्रांच मतलब यहाँ पे बेटा एक बॉन्ड बना 6 कार्बन का, एंड यू विल सी ओके दिस वे इज बॉन्ड, ये ना, ये देखो फिर से आपको यहाँ पे अल्फा बॉन्ड इस तरह से देखने को। सो अमाइलोपेक्टिन एज वेल एज ग्लाइकोजन, इनमें बेटा आपको अल्फा 1,6 लिंकेज देखने को मिलता है, ठीक है। अल्फा 1,6 लिंकेज ये कहाँ पे देखने को मिलेगा, स्टार्च के अमाइलोपेक्टिन में एज वेल एज ग्लाइकोजन में, ठीक है। तो डेफिनेटली बेटा ये सारी ही जो चीजें हैं बहुत आसान है। सबसे बढ़िया बात क्या है, अगर आप डायग्राम ड्रॉ नहीं कर रहे हो तो मैं आपको एक बढ़िया बात बता देता हूँ। मैं अगर ये कहूँ कि ये एक मॉलिक्यूल है, डाइसैकेराइड है, सब लोग ध्यान से देखो तो ये एक डाइसैकेराइड है, बराबर है, डाइसैकेराइड, इसमें 2 शुगर है। क्या बेटा ये रिएक्ट करेगा, रिएक्शन देगा ना, ठीक है ना। फेलिंग सॉल्यूशन वगैरह जो होते हैं उनके साथ, है ना। तो ये क्यों, क्योंकि 1st कार्बन के उसका फंक्शनल ग्रुप होता है अल्डिहाइड ग्रुप, ये ओपन है, तो 1st कार्बन ओपन है, इसीलिए ये, है ना, रिड्यूसिंग रिएक्शन दिखाएगा। तो इसको मैं रिड्यूसिंग शुगर कह सकता हूँ, क्योंकि इसका 1st कार्बन ओपन है। सेकंड, जब मैं यहाँ पे देख सकता हूँ, है ना, इसमें भी वही पॉइंट है, इसका 1st कार्बन ओपन है, इसीलिए रिएक्शन दिखाएगा, ठीक है। तो जब भी बेटा हम लोग डाइसैकेराइड्स देखते हैं तो उनके जो 1st कार्बन होते हैं अगर वो ओपन है, या जो फंक्शनल ग्रुप अगर ओपन है, तो बेटा डेफिनेटली वो, है ना, रिएक्शन दिखाता है। मैं आप सबको एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ बेटा, अगर आप एक ग्लूकोज और एक फ्रुक्टोज के बीच में बॉन्ड बनाओगे तो वो कैसा बनेगा। ये है ग्लूकोज, देखो ये है ग्लूकोज, ये है ग्लूकोज, ठीक है।
पक्का। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, ये तो 6th कार्बन है, ये 5वां है, ये 4th है, ये 3rd है, ये 2nd है, ये 1st है। और प्यारे बच्चों ये है फ्रुक्टोज, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे बेटा 1st कार्बन हो गया, यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे CH है ना, यहाँ पे बेटा CH2OH, दिस इज द 1st कार्बन, दिस इज 2nd, ठीक है। दैट इज वे वी कैन टॉक अबाउट, और सपोज वी कैन, यहाँ पे बॉन्ड बन गया ना, तो जस्ट आई विल चेंज इट्स एक्चुअली यहाँ पे आते हैं, ओके 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 ओके। दिस इज CH2OH, this is 6th carbon, this is the 5th carbon, ठीक है, this is the 4th carbon, this is the 3rd carbon, this is the 2nd carbon, and here there is a CH2OH, this is the 1st carbon। तो बता सकते हो लिंकेज क्या है बेटा? 1 2। अब मजेदार बात ये है कि फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर आप देखोगे ना प्यारे बच्चों, बड़ा ध्यान से देखना, मैं एक क्वेश्चन आपको समझाने जा रहा हूँ। फ्रुक्टोज का फंक्शनल ग्रुप था कहाँ पे बेटा? 2nd कार्बन के ऊपर, कीटोज, करेक्ट है? Yes, sir. अच्छा, दूसरा ग्लूकोज का फंक्शनल ग्रुप बेटा प्रेजेंट है ऑन द 1st कार्बन, करेक्ट है? Yes, sir. यस। तो क्या हो रहा है, जब भी फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर, सुक्रोज बनता है ना, सुक्रोज, ये जो मॉलिक्यूल है सुक्रोज है, ये है सुक्रोज। अब सुक्रोज में पहला कार्बन भी बेटा इन्वॉल्व हो गया बॉन्ड फॉर्मेशन में, 2nd कार्बन जो है, 2nd फंक्शनल ग्रुप जो है वो भी इन्वॉल्व हो गया, दोनों के दोनों फंक्शनल ग्रुप इन्वॉल्व हो गए बॉन्ड फॉर्मेशन में। तो क्या बेटा ये रिड्यूसिंग रिएक्शन दिखाएगा? नहीं। इसीलिए जब भी आपको पूछते हैं विच इज द नॉन रिड्यूसिंग शुगर, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? नॉन रिड्यूसिंग शुगर का आंसर क्या होना चाहिए बच्चों? सुक्रोज। वाई? मैंने कारण बताया, वाई इट इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर, बिकॉज बिल्कुल both the functional groups are actually participating in the bond formation, glycosidic bond formation, so they are unavailable for the reduction reaction or reducing reaction, ठीक है। जो भी वो solutions होते हैं, failing solution and all, उनके साथ बेटा ये reaction देते नहीं है, and so that it's called as a non reducing sugar। तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा पहला, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर, आंसर क्या दोगे बेटा? सुक्रोज। आंसर क्या दोगे? सुक्रोज ना। और ज्यादा आप पूछना चाहते हैं तो वाई, आपको आंसर समझ में आ गया? वाई बोलो, क्यों है ऐसा? Sir, because both of the बिल्कुल functional groups, glucose and fructose, they don't both take place, so they are not available for further reaction. बिल्कुल बिल्कुल। सो हम लोग जो भी रिएक्शंस है या जो भी चीजें हैं, मैं नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी चीज को प्रॉपर है ना लीनिएज के साथ में नोट्स बनाते चले जाएंगे, एंड देन ये मैं वही नोट्स में आपको फॉरवर्ड कर दूंगा, ठीक है। तो अभी फिलहाल आप लोगों ने लिख लिया है तो बहुत बढ़िया है, बहुत ही सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो तो आज बेटा हम लोग क्या करते हैं, मैं 2-3 क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, क्या आप मुझे बता सकते हो कि जैसे अभी ये मैंने क्वेश्चन पूछा है, सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ कि which type of the bond is there in the cellulose, सेलुलोज जो होता है उसमें कौन से प्रकार का बॉन्ड प्रेजेंट होता है? लिंकेज होता है, अभी हमने पढ़ा था β14 लिंकेज होता है। अब मजेदार मैं बात बताता हूँ, मैं आपको एक बढ़िया सा है ना, एक सही एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ, ध्यान से सुनना है ना, जो यहाँ पे इससे रिलेटेड है ना, ध्यान से सुनो। फैक्ट ये है कि अगर मैं आपको स्टार्च खिला दूं, आपकी बॉडी स्टार्च को डाइजेस्ट कर लेती है। आपको आलू खाते हो, रोटी खाते हो, चावल है ना खाते हो, सब में स्टार्च है और आप स्टार्च डाइजेस्ट कर पाते हो, यस और नो? yes, बट ऑन अदर हैंड अगर मैं आपको सेलुलोज दे दूं ना खाने के लिए, तो आप डाइजेस्ट ही नहीं कर पाओगे। नो एनिमल ऑन अर्थ कैन डाइजेस्ट द सेलुलोज, समझ रहे हो आप, है ना। एक है एक्सेप्शन है, उसके बारे में नहीं बात करेंगे, बट बैक्टीरिया वगैरह कराते हैं। व्हाई नॉट? हम लोग क्यों नहीं सेलुलोज को डाइजेस्ट कर पाते? डिफरेंस देखो आप लोग, डिफरेंस देखो मेरे प्यारे बच्चों, डिफरेंस देखो। एक में है β14 लिंकेज और एक में है α14 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, सेम टू सेम। एक में β14 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, दोनों में ग्लूकोज की चेन है,
वही मॉलिक्यूल, वही पॉलीमर है, सिर्फ बॉन्ड का डिफरेंस है मेरे प्यारे बच्चों। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई वी आर अनेबल टू डाइजेस्ट सेलुलोज एंड वी कैन डाइजेस्ट स्टार्च। आपको कुछ पॉइंट है तो मैं आपको बताता हूं। हमारे किसी के भी एनिमल्स के बॉडी में ऐसा एंजाइम बना ही नहीं जो β14 लिंकेज को तोड़ सके। आर यू क्लियर? हमारे जितने डाइजेस्टिव एंजाइम है ना, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने वाले, सारे एनिमल में, कोई भी एनिमल में ऐसी एबिलिटी नहीं है सेलुलोज को डाइजेस्ट करने की। सो नो एनिमल कैन प्रोड्यूस एन एंजाइम which can break the β14 glycosidic bond which is present in the cellulose. Are you sure? अरे समझ रहे हो? Yes, sir. है ना? तो ये बॉन्ड थोड़ा मजबूत होता है, ये टूटता नहीं है। Sir, बट अल्फा 14 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड को ब्रेक करने वाला एंजाइम हमारे अंदर है। जो भी हमारे अंदर कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट है, सुक्रेजेस प्रेजेंट है, इन्वर्टेज, उनमें एबिलिटी है बेटा कि वो अल्फा 14 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड को ब्रेक कर सकते हैं, अल्फा 16 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड को ब्रेक, बट बीटा बॉन्ड जो है उनसे टूटता नहीं है। क्लियर है क्या? sir, animals have grass and that क्या is बेटा? cellulose, na? Animals like herbivores, they consume grasses and leaves. एग्जैक्टली व्हाई नॉट? But then Go on. all of it has cellulose. You just said, डेफिनेटली ये तो क्वेश्चन पूछना ही चाहिए आपने। but ठीक है, you said देखो सेलुलोज जो होता है उसको डाइजेस्ट करने की एबिलिटी किसी भी कैटल में नहीं है। मैंने इसका आंसर दिया, मैंने कहा कि बैक्टीरिया में है, और यही बैक्टीरिया गट बैक्टीरिया कहलाते हैं, which are present in the alimentary canal of these ruminants. Understand this? okay, sir, and वो पहले खा लेते हैं, आपने कभी देखा है? रुमिनेंट्स क्या करते हैं? रुमिनेटिंग खा लेते हैं, गट में चला जाता है, फिर वापस लाते हैं और फिर चबाते बैठते हैं, है ना, बबल गम जैसा, चांग 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 दिन भर। क्या करते हैं वो, है ना, अंदर डाला, एंजाइम्स डाल दिए बेटा बैक्टीरिया ने, है ना, और फिर वो निकाल करके उसका मैस्टिकेशन करते बैठते कि चल बैक्टीरिया ने एंजाइम डाल दिया, अब मैं चबाता हूँ। आर यू क्लियर? yes, sir. Yes, sir. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आपको समझना है कि जब हम लोग, है ना, बहुत प्रॉपरली समझते हैं कि हम इतना केमिकल्स को इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हैं, व्हाई वी आर स्टडीइंग दिस बॉन्ड्स एंड ऑल द थिंग्स, यू नो, एक सिंगल बॉन्ड से कितना डिफरेंस आ गया आप लोग समझो। यस और नो? है ना? आप ये रोज कोरोना वायरस के वेरिएशन देखते हो, लैम्बडा, डेल्टा, ये क्या है भाई? एक छोटा सा चेंज, a single small change will change everything. बात क्लियर है? है ना, केमिकल लेवल पे छोटा सा जो चेंज होता है बेटा, वो, है ना, मैनिफेस्ट जब होता है तो वो बहुत ज्यादा अलग इम्पैक्ट दिखाता है ऑन इन द बायोलॉजिकल सिस्टम्स। तो इसीलिए हमें छोटे छोटे बॉन्ड्स की तरफ ध्यान देना होता है। सो आई होप इट इज वेरी क्लियर टू यू ऑल। ठीक है, तो सुक्रोज का आज डायग्राम दिखा देते हैं। कौन सा बेटा? सुक्रोज। सुक्रोज का, ये लो। तो है ना, हाँ बेटा बोलो। सर लिपिड मैक्रोमोलेक्यूल नहीं है ना? नहीं है। बट सर जैसे उसमें क्वेश्चन पूछा था दैट एक जगह दिया था दैट लिपिड, अच्छा हाँ, लिपिड मैक्रोमोलेक्यूल नहीं है। ओके सर, समझ गया। ठीक है, चल ठीक है, ठीक है, चलो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही मेरे प्यारे बच्चों। गुड नाइट, एंजॉय, है ना। थैंक यू सर, गुड नाइट। Thank you, नेक्स्ट क्लास में sir. मिलते Thank you, हैं। sir. बहुत बढ़िया, चलो। सर